अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? और मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, रोज़ाना जो है जब मैं आपसे पूछती हूँ कि मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो अपना पिछला दिन है, यानी जो गुजर गया जो दिन, वो अच्छे से गुजारा होगा या नहीं गुजारा होगा, और उस दिन आपने क्या क्या चीज़ें की। अच्छा, अपने दिन को प्लान करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, फिर आपको जो जहनी तनाव होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना दिन किस तरह प्लान करते हैं। जाहिर है हर शख्स को जॉब पर जाना होता है, या फिर जो ख़वातीन घर में बैठी होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास काम नहीं होता, उनके पास भी बहुत सारा काम होता है भाई, और उनको भी अपना दिन प्लान करना पड़ता है। किसी की मेड किसी टाइम पर आती है, किसी को बर्तन धोने होते हैं, किसी को खाना पकाना होता है, किसी को अगर कुछ नहीं करना तो सुपरविजन का इतना काम होता है कि जब अपनी मेड्स के साथ होते हैं, या फिर जिनके घर में मेड्स नहीं है वो अपने घर वालों के साथ होते हैं, उनको खुद काम करना पड़ता है, तो उनको भी दिन प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोई अपना दिन प्लान नहीं करता और टाइम मैनेजमेंट नहीं करता, ट्रस्ट मी, वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। बहुत सारे लोग अनड्यू स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, और उनको यूजुअली ऐसा लग रहा होता है, उनको ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई हम क्यों स्ट्रेस में हैं। वो इसलिए स्ट्रेस में होते हैं कि उनकी जो टाइम मैनेजमेंट होती है वो उनके हाथ में नहीं होती, वो बिल्कुल भी जो है वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और यही वजह होती है कि उनको पता भी नहीं होता, लेकिन उनके दिमाग में एक स्ट्रेस की सी जो है वो सूरत हाल होती है। अच्छा जनाब, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये आपकी दिन की रूटीन को प्लान करने में मददगार साबित होती है। और फिर अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, जिसको कहते हैं ना मी टाइम, अगर आप अपने लिए मी टाइम निकालना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना मी टाइम निकालें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपने जो है वो टाइम को मैनेज करना होता है। और मैनेज बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, मैनेज करने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि जब आप दिल चाहें जो चाहें मैनेज कर सकते हैं, और कहीं भी मैनेज कर सकते हैं। ये स्किल्स आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं हम कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। दुनिया भर में रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा दिन होता है, दुनिया भर में रोज़ाना कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में जो है वो अवेयरनेस दी जा रही होती है, जिसके बारे में बताया जा रहा होता है कि आज दुनिया भर में इस चीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। तो भाई आज दुनिया भर में हीमोफीलिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये एक तरह का डिजीज़ है, और ये एक तरह की जो है वो ब्लड डिसऑर्डर होता है, और ये एवरेज लोगों में होता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट लगती है, या फिर मुसलसल खून बहता रहता है और खून नहीं रुकता, तो ऐसी सिचुएशन हीमोफीलिया हो सकती है। अच्छा, ये जो हीमोफीलिया होते हैं ना, ये बेसिकली ये दो तरह के हीमोफीलिया होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ये एक तरह की जो है वो एक रेसेसिव डिजीज़ है, यानी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों में होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जोड़ों में भी खून जमा हो जाता है, यानी जो ब्लड क्लॉट है वो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और उसकी वजह से जो है बाज़ दफ़ा जो खून का बहाव है वो नहीं रुकता। अगर आपको कहीं चोट लगी है तो फिर आप परेशानी का शिकार हो जाते हैं, आपका जो ब्लड है, आपका जो खून है वो नहीं रुक पाता। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स का अगर टेस्ट किया जाए तो इसमें प्लेटलेट काउंट, फिर ब्लीडिंग टाइम और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना, वो नॉर्मल आता है। बट फैक्टर 8 और फैक्टर 9 का जब टेस्ट किया जाता है तो वो फिर कम होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वो एक तरह की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से फैक्टर 8 और फैक्टर 9 दिया जाता है। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो खून को रोकने में मददगार साबित होते हैं, और ये बीमारी ज़्यादातर माँ से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, तो इसकी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये जो बीमारी है ये आई कहाँ से। तो हीमोफीलिया को एक शाही बीमारी कहा गया है, जिसने 19वीं और 20वीं सदी में इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और स्पेन के शाही खानदान को मुतासर किया था। इंग्लैंड की मलका विक्टोरिया, जिन्होंने 1901 से लेकर 1837 तक, या यूं कह सकते हैं कि 1837 से 1901 तक हुकूमत की, उनके बारे में ख्याल किया जाता था कि हीमोफीलिया ही फैक्टर 9 की करियर थी। मतलब उनके अंदर ये हीमोफीलिया भी था और वो फैक्टर 9 की कैरियर थी। अच्छा, उन्होंने ये जीन अपने 9 में से 3 बच्चों में मुंतकिल की, और फिर ये बीमारी मुख्तलिफ सूरतों में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। तो भाई ये इस बीमारी के बारे में जो है वो मैंने आपको बताया है, और इस बीमारी जो है ये एवरेज लोगों में होती है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, ये जो हीमोफीलिया है ना, इसके बारे में अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। ये लड़कों में होता है। जब भी आप किसी लड़की से रिश्ता करें, जब भी आप किसी लड़की से शादी करने का इरादा करते हैं, तो ज़रूर जब उसका फैमिली बैकग्राउंड होता है उसकी हिस्ट्री पूछा करें, और उससे पूछा करें कि उसके जो भाई हैं
उनमें से किसी को हीमोफीलिया तो नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक जेनेटिकली जो है वो डिजीज़ होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हम सिटी अपडेट्स जो हैं वो शामिल करते हैं। और जो हमारी सिटी अपडेट्स हैं वो क्या हैं? सिटी अपडेट्स में सबसे पहले जी बड़ी गूंज उठी हुई है आजकल के सब चीज़ों के जो प्राइस हैं वो हाई हो गए हैं, लेकिन ये सारे प्राइजेस के बारे में बात हम बाद में करेंगे। पहले हम चले जाते हैं ग्रॉसरी करने। आपको जाना होगा तो भाई दालें शालों के रेट आप पता कर लें। वैसे तो महंगी लेनी है, लेकिन हम आपको कमिश्नर कराची के स्टैटिक रेट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? दाल माश। और हमारे पास दाल माश के जो रेट्स हैं वो हैं 405। अच्छा, रिटेल प्राइस हैं 425। मूंग की दाल जो है उसके प्राइसेस हैं 310 और रिटेल प्राइस हैं 325। फिर उसके बाद जो होलसेल प्राइस हैं वो हैं 250। फिर उसके बाद जो है वो 262 इसकी जो है वो यानी कि इसकी रिटेल प्राइस है। अच्छा जी, तो दाल चना है उसके होलसेल प्राइस हैं 340 और फिर जो आपका इसके रिटेल प्राइस है वो है 355। काबली चना इसके जो रिटेल प्राइस हैं वो है 325। तो ये तो जनाब सूरत हाल है। अच्छा, सेल कहाँ कहाँ पर लगी हुई है ये मैंने आपके साथ में शेयर करना है। तो अभी जहाँ जहाँ पर सेल लगी हुई है वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। तो सेल लगी हुई है जुनेद जमशेद पे 50%। अच्छा जी, और फिर साया के ऊपर सेल लगी हुई है, साया फ्लैट 50%। और फिर खाड़ी पे भी सेल लगी हुई है एंड दैट इज़ 50%। यू कैन गो देयर और एंजॉय योर क्लोथिंग्स, और आप अपनी शॉपिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि 50% ये सेल है। तो नॉट बैड। अगर एक कुर्ती आपको मतलब हाफ प्राइस पे मिल रही है तो व्हाट्स हार्म इन दैट, गो एंड बाय इट। अच्छा जी, अब कुछ जिक्र करते हैं हम किस चीज़ का? मटन का। मटन जो है, मटन कौन कौन खाता है? वैसे मैं तो नहीं मटन इतना शौक से खाती। चिकन, यू नो, चिकन खाने वाले लोग हैं हम, लेकिन लोग मटन खाते हैं। और ये इसकी जो प्राइस है वो हो गई 2000। अब हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो अभी साइड में यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा और यू कैन सी दैट ऑल प्राइजेस के मटन की क्या प्राइजेस है। तो मटन की जो प्राइस है भाई वो हो गई है 2000। उसके बाद अंडों की प्राइस जो है वो 260 रुपये दर्जन, यानी ये अंडे का फंडा है जो कि अगर आप खाना चाहते हैं तो ये है जी 260 रुपये दर्जन। अब मार्केट में आपको क्या मिल रहा है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बताने का मकसद यही है कि यही प्राइजेस हैं। अच्छा, चिकन जो है वो 650 और फिर बीफ जो है, बीफ बचिया, उसके प्राइस हो गए हैं जी 1150। तो ये तो हो गए गोश्त, ग्रॉसरी हो गई हमारी, चिकन हो गया हमारा, मटन हो गया, दालें हो गई। फिर क्या रह गया? जी हाँ, चीनी रह गई है। और ये जो चीनी है ये मुझे लगता है अब रह ही जाएगी, क्योंकि इसके जो प्राइजेस हैं, इसकी जो कीमतें हैं ये आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जब हम वापस आएंगे तो फिर डेफिनेटली हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी आपको हम बताते हैं कि जो सोने की कीमतें हैं उनको भी पर लग गए। सोने की कीमतें भी अब ऐसी हो गई हैं कि लोगों की ख़रीद से, पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। तो ज़रा ये पहले एक रिपोर्ट देखिए और फिर वापस आएंगे तो इसके ऊपर फिर मैं आपको बताऊंगी कि मज़ीद और क्या क्या महंगा हुआ है। मतलब ये एक दिन की बात है और प्राइसेस कहाँ चली गई। सोने के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए। सोने की कीमतों में होशरबा इजाफा, ताजिर और खरीदार दोनों ही परेशान। बुलंद तरीन कीमतों ने होश ठिकाने लगा दिए। आलमी मार्केट में सोना $86 महंगा होकर $3310 फी औंस पर पहुंच गया। मुकामी सतह पर भी इसके असरात मुर्तब हुए। फी तोला सोना 8600 रुपए महंगा पहली बार 3,48,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर सोने ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ग्राम सोना 7,373 रुपए महंगा होकर 2,98,353 रुपए पर पहुंच गया। सोने की बढ़ती कीमतों ने इस कारोबार से मुंसलिक शख्सियात की नींदें हराम कर दी। सोने के ताजिर कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों को करार देते हैं। पहले जो है लोग जिस तरह सामान लिया करते थे, अब वो रुझानियत कम होती चली जा रही है। जो 2 तोला 3 तोला 4 तोला लेता था, अब वो कस्टमर तोले 10 ग्राम और इवन अब वो 8 ग्राम के सेट पर आ गया है कि वो क्या चाह रहा है कि कम से कम वज़न में सेट बन जाए ताकि हम जो है अपने बच्चों के रस्मात जो हैं वो पूरे कर सकें। और गोल्ड बढ़ने की वजूहत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट है, जो चाइना और यूएस की जो इकनॉमिक वॉर छिड़ गई है और दिन ब दिन दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर टैरिफ की बौछार कर रहे हैं। दूसरी जानिब सोने की बढ़ती कीमतों से वालिदैन के लिए अपनी बेटियों के लिए सोने के सेट बनाना ख्वाब बन गया। जो हालात जा रहे हैं, महंगाई इतनी है कि बंदा अपने घर का ही गुजारा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो सोना कहाँ से देंगे? माँ बाप की कोशिश होती है, लेकिन इस दौर में इस टाइम पे ना कोई भी नहीं दे सकता। अल्लाह ताला बेटियों का नसीब अच्छा करे, बस यही दुआ दे सकता है। मैं कहती हूँ इस वक्त के जिसके पास अगर गोल्ड है तो वो समझ लो इस दुनिया का अमीर तरीन
इंसान है इस वक्त। और बाकी जो खरीदना, जो गरीब आदमी इस वक्त उसको तो 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल हुआ है, तो वो गोल्ड कैसे खरीदेगा। फी तोला चांदी 63 रुपए इजाफे से 3,460 रुपए पर पहुंच गई। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। तो वसीम इफ्तिखार की आपने ये रिपोर्ट देखी है एंड ये जो लोग हैं, ये सारे जो बातें कर रहे हैं, आपने ये सुने होंगे, ये शॉर्ट सबके, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिसके पास इस वक्त अच्छा गोल्ड है ना, वो वाकई इस दुनिया का अमीर तरीन खुशनसीब इंसान है, क्योंकि गोल्ड वाकई बहुत महंगा हो गया है। अच्छा जी, गोल्ड के प्राइजेस हमने आपके साथ में शेयर कर लिए थे। अब कुछ आपको बताते हैं कि माल का हाल क्या है और करेंसी जो रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस हवाले से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कंसर्न होते हैं कि जी क्या कुछ चल रहा है करेंसी के अंदर। तो आपको अभी बताते हैं कि माल का हाल क्या है। तो माल के हाल में हमारे पास आज है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 176, अच्छा जी कैनेडियन डॉलर है 201 एंड वी हैव यूरो 310 और उसके बाद फिर यूके पाउंड जो है वो 363 है, सऊदी रियाल जो है वो 75.25 है, सऊदी फ्रैंक जो है 317 है और यूएस डॉलर जो है वो है 282। तो ये तो हमने आपके साथ में जो है ये करेंसी रेट्स शेयर किए। अब कुछ बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की। भाई वेजिटेबल्स जो हैं वो भी कमाल धमाल दिखा रहे हैं और वेजिटेबल के प्राइसेस भी कोई इतने सस्ते नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सारे वो रेट्स बताएं जो कि स्टैटिक रेट्स हैं कमिश्नर कराची के। अच्छा जी, टमाटर है 40 पर, वी हैव नेक्स्ट आलू है 52 पर, अच्छा उसके बाद लहसुन जो है वो 161 पर है, देन वी हैव नेक्स्ट अदरक 391 पे है, अच्छा गाजर 40 रुपये, उसके बाद तुरई जो है वो 104 है, फिर उसके बाद जो है लौकी 46 है, देन वी हैव फूल गोभी, भाई बहुत लोगों को पसंद होती है 58 पर है, और लेकिन पता नहीं पेट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, लेकिन खीरा जो है वो 158 पर था या 58 पर था आई थिंक, भिंडी 127 पर है और प्याज जो है वो 23 पर है। अच्छा जी, और व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज़ मी। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि मौसम जो है कराची का वो बड़ा जो है ना वो ज़बरदस्त रहता है। तो अभी पहले आपको थोड़ा सा बताएंगे कि जो हमारा करंट वेदर है जो उसकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है कि गर्मी तो बढ़ रही है और जब गर्मी बढ़ती है तो डेफिनेटली उसके लिए एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करनी पड़ती हैं। तो आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो है वो मौसम कैसा रहेगा और आज दिन भर का जो मौसम का हाल है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि 33 सेंटीग्रेड रहेगा 11 बजे, 34 सेंटीग्रेड रहेगा 12 बजे, फिर वी हैव 34 सेंटीग्रेड ऑन 1 PM और 2 बजे रहेगा 36 सेंटीग्रेड। तो ये है आज का मौसम, लेकिन ओवरऑल मौसम कैसा रहेगा। और कराची वालों आपने तैयारी कर लेनी है, तैयारी करनी है एहतियात की, गर्मी में ज़्यादा ना निकलें, लू लग जाएगी क्योंकि इतवार से गर्मी बढ़ रही है। ज़रा ये रिपोर्ट देखें रमशा की। हरकायत में मौसम गर्मा की एंट्री, सूरज आंखें दिखाने को तैयार, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इतवार से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है, इसके बाद दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गर्मी में शिद्दत की वजह हवा में नमी का जायद तनासुब है, दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री ज्यादा महसूस किया जाएगा। समुद्री हवाओं की भरपूर बहाली की वजह से जो है आजकल जो टेम्परेचर है वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह रहा है। ताहम नमी का तनासुब तकरीबन शाम में 50% के लगभग होता है, जिसकी वजह से महसूस की जाने वाली गर्मी 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होती है। ताहम ये मैं बात बताता चलूँ कि आने वाले इतवार के रोज़ से यानी कि नेक्स्ट वीक में तकरीबन बुध जुमेरात तक कराची में एक दफ़ा टेम्परेचर में इजाफा मुतवक्को है। इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री को छू सकता है। माहिरीन का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, पानी का इस्तेमाल भी बढ़ा दें। कैमरामैन फरहान के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। चलिए जी, मौसम जो है वो गर्म रहने वाला है, एहतियात भी करनी है, लेकिन अभी यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे बातें चीनी के प्राइसेस एकदम से हाई हो गए हैं। बस ये जानेंगे हमारे करस्पॉन्डेंट से, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। और उसके अलावा हमारे पास एक और सरप्राइज भी है, मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते हुए सितारे से। ये कौन है, जानिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, अब सिटी अपडेट्स के बाद आपसे कुछ टॉप स्टोरीज़ हम शेयर करते हैं। टॉप स्टोरीज़ जो हैं उसमें आज सबसे पहले जो खबर है मेरे पास वो है हमारे शहर कायद कराची से। तो ये खबर कुछ इस तरीके से है कि कराची का ये इलाका है यूपी मोड़ और इसके करीब जो है वो गैर मुल्की फूड चेन पर हमले की जो है वो कोशिश की गई है। अच्छा जी, ये 4 अफराद हैं जिनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये एसएसपी सेंट्रल हैं जिनका कहना है कि पुलिस ने पथराव की जो कोशिश है उसको नाकाम बना दिया है और रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि इसके ऊपर जो रिएक्शन है वो क्या है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान में काम करने वाली किसी भी कंपनी का इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ बयानिए की बुनियाद पर इसे निशाना बनाने की कतई इजाज़त नहीं है। फूड चेन पर हमलों पर कानून हरकत में आ रहा है। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान का इसराइल के साथ कोई तिजारती मुआहदा नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान इसराइली मसनूआत दरामद कर सकता है। अच्छा, ये खबर सेकंड एक और ख़बर जो है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं, और वो क्या है जी? वो ख़बर ये है कि कराची के सार्फिन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि बिजली की कीमत में बड़ी कमी का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, और कराची के सार्फिन इसके ऊपर डेफिनेटली खुश भी होंगे। बट नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से फरवरी 2025 के माहाना फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट कीमत में 6.62 रुपीज़ यानी 6.62 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ की अबूरी दरख्वास्त पर अवामी समाअत मुकम्मल कर ली है। तो एक खबर ये है, और जो अगली खबर है वो हमारे साथ में वो क्या है, वो बड़ी जो है दिलचस्प खबर है, और ये स्टार है हमारे उमर गुल, उनके हवाले से है कि उमर गुल के घर के बाहर बर्फ़ हटाने की जो एक वीडियो है ये बड़ी वायरल हुई, और इसके ऊपर लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए, और वीडियो में जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो देखा जा सकता है, जो लोग सोशल मीडिया पर डेफिनेटली इस वीडियो को गो थ्रू कर रहे होंगे कि उमर गुल जो है अपने घर के बाहर से बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बर्फ़ हटा रहे हैं, और ये वीडियो उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर शेयर की, और बारिश और ज़ालाबारी के जो मनाजिर थे उसमें वो भी है। तो जनाब ये एक अच्छी बड़ी वीडियो जो थी वो हिट हुई। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि हमारी जो चीनी है, ऐसे क्या होता है कि रातों रात खबर आती है कि जी बिजली की कीमत कम हो गई, फिर खबर आती है कि जी चीनी की कीमत बढ़ गई। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है कि चीनी के जो प्राइसेस हैं वो हो गए हाई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो हमारे करस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खुर्शीद भाई देखिए, जब आप आते हैं ना कोई ब्रेकिंग आ रही होती है, आप आते हैं और बड़ी बड़ी खबरें लेके आते हैं, ठीक है। अभी खुर्शीद भाई मुझे कह रहे थे कि अभी KMC ने जो है एक तजवीज़ दी है, उस हवाले से भी खुर्शीद भाई से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खुर्शीद भाई, चीनी की प्राइसेस, मतलब कराची वाले जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, ये बताएं। देखें, चीनी की कीमतें हों, हाँ, पेट्रोल की कीमतें हों, या दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें हों, इनका मुस्तकिल बढ़ना हुकूमत पाकिस्तान पर और हमारी जो माशी माहिरीन हैं जो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, जो पॉलिसी साज जिनको हम पॉलिसी साज लोग कहते हैं, वो मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पर इस वक्त नाकाम है। अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखें, हम क्योंकि रिपोर्टिंग साइड में मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, मुख्तलिफ तबकात से बात करते हैं, तो उनका तो यही कहना है कि यार गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही। अब कल की आप खबर ले लीजिए, चीनी की कीमत बढ़ गई है, तो चीनी मालकान हैं कौन? आप भी देखेंगे चीनी की जो मालकान है, चीनी की जो आप मुट्ठी में जो जिनके चीनी की मिलें हैं वो सारे गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, जहांगीर तरीन साहब हों, दीगर जो और भी लोग हैं, हमजा शहबाज, इन सब की शुगर मिलें हैं और सब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो अगर आवाम की तकलीफ़, आवाम का दुख और दर्द ये महसूस करते हैं, तो ये क्यों चीनी की कीमतें बढ़ाते हैं, क्यों चीनी की उसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? दूसरा फिर जो हमारे ज़ख़ीर अंदोज़ हैं, जो चीनी को स्टोर करते हैं, घी को स्टोर करते हैं और दीगर अशिया उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर क्यों रेड क्यों नहीं होता? क्यों एक किसी गोडाउन पर रेड किया जाता है, उसके बाद फिर वो उसके चार्ज करके और वो सिंबॉलिक बना दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को कि एक तो चीनी मुज़र सेहत है, अगर लोग ये सोच लें कि चीनी मुज़र सेहत है तो उसका इस्तेमाल भी कम करें। जब उसका इस्तेमाल कम करेंगे, ऑटोमेटिकली उनकी जो सेल है और तलब और रसद जो है वो बिल्कुल एक बैलेंस पर आ जाएगी। सही, बिल्कुल। अच्छा जनाब, इस हवाले से जो है वो हमारे करस्पॉन्डेंट ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद डिस्कस करते हैं कि इसका हल क्या है, अब होगा क्या। ये रिपोर्ट देखिए वसीम की। चीनी के हुकूमती रेट पर अमल न हुआ तो इंतजामिया ने रेट ही बदल दिया। कीमतों के तूफान ने गरीब तबके की कमर तोड़ दी। सरकारी नर्ख लागू करवाने में नाकामी के बाद कमिश्नर कराची ने हैरान कुन कदम उठाते हुए मार्केट रेट को ही सरकारी रेट बना दिया। चीनी की कीमत में 38 रुपए फी किलो का इजाफा करते हुए मार्केट रेट को ही कानूनी शक्ल दे दी। शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, जिनका कहना है कि इंतजामिया ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए और आवाम को लावारिस छोड़ दिया। शहरियों ने मुतालबा किया कि शुगर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वरना आम आदमी का जीना दोभर हो जाएगा। ये चीनी इतनी महंगी कर दी है कि हद से ज्यादा हो गई है कि इंसान अब कहाँ जाए। और तो कोई मतवाली भी नहीं है, कोई चीनी का उसका बदल भी नहीं है। जो गुड़ लेने जाओ, गुड़ भी उससे डबल है। इंसान क्या करे? हर चीज़ महंगी तो होती चली जा रही है। इनको अल्लाह ने हिदायत देगा, गरीबों के लिए कुछ सोचें ये लोग।
गरीब आदमी मारा जा रहा, काम धंधे इतने है नहीं। आवाम को सारा मुश्किलात है ना, आवाम तो रुल रहे ना। अभी जो है ना चीनी महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा हो रहा है, इतना महंगाई कहलाता है। गरीब आवाम कहाँ जाए? हमारा गवर्नमेंट से ख्वाहिश है कि कुछ मदद करे गरीब आवाम के साथ। दूसरी जानिब चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि कमिश्नर कराची ने माफिया को कानूनी तहफ्फुज़ फराहम कर दिया है। चीनी की कीमत मार्केट वैल्यू पर तय करना दरअसल माफिया को खुली छूट देना है। कोई भी रेट फिक्स नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा कि फ्री मार्केट है और इसी तरह होगा, और सच्चा माफिया इसका नाजायज फायदा उठाती है। शुगर मिल मालकान भी कार्टेल बना हुआ है, तो एक स्टेप उनको और दे दिया गया है। पहले एक स्टेप था जब 17 नवंबर को ये शुरू की, जो पिछली लिस्ट है 122 रुपये का रेट था, अच्छा से 115 तक हो गया था रेट हुआ। और जो ये 35 रुपये 38 रुपये एकदम इजाफा हो गया, वो तो कानूनी शक्ल दे दी गई ना उसको। होलसेल ग्रोसर्स ने कमिश्नर कराची से चीनी के नर्ख फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अच्छा जी, काविश मेमन की आपने ये रिपोर्ट देखी और काविश ने बड़ी डिटेल ये रिपोर्ट जो है वो बनाई ना खुर्शीद भाई। देखिए अवाम जिस तरीके से परेशान है, आप देखिए कि लोग पहले ही महंगाई से जो है ना वो लड़ रहे हैं। गर्मियों में बिजली कितने उसके रेट्स हाई हो जाते हैं, फिर पेट्रोल के प्राइसेस हैं, बेरोज़गारी है, परेशानी है। उसके बाद अब ये जो ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, चीनी हो गई, आटा हो गया, अगर ये भी महंगा कर देंगे तो अवाम को रिलीफ कौन देगा? देखें, गुज़िश्ता माह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया था कि महंगाई की शरह में कमी आई है। हाँ। तो मेरा तो उनसे सवाल है कि वो बताएं कौन सी महंगाई की शरह में कमी आई है। क्या आटा सस्ता हो गया है? क्या चीनी सस्ती हो गई है? क्या घी की प्राइसेस सस्ती हो गई? दालें कम हो गई हैं? कोई चीज़ ऐसी नहीं है सबा साहिबा कि वो मार्केट में कम नर्ख पर दस्तियाब हो। गोश्त की कीमत आप देख लें तो वो 1400 से लेके 1700 रुपये तक जो है वो बीफ का गोश्त है वो दस्तियाब है मार्केट में, जबकि सरकारी कीमत उसकी जो है वो 800 साढ़े 800 रुपये पर है। इसी तरह सब्जियों की कीमतें आप देख लें। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ये बताया कि कौन सी कीमतें सस्ती हो रही हैं, कौन सी महंगाई की शरह में इजाफे में कमी हो रही है, और फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हाँ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी हुई है। मेरी पूरी टीम ने, मेरी काबीना ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ खोखले दावे हैं और आदाद शुमार का एक गौरव धंधा है, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी गवर्नमेंट वो आवाम को हीले बहाने बना के जो पेश करती है। आवाम का इस वक्त ये सूरत हाल है कि 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है उनको, और फिर दीगर जो सेहत की सहूलियात हैं, तालीम की सहूलियात है, तो मैं समझता हूँ कि वो कहाँ से पूरा करेंगे। नहीं, हुकूमत तो चाहती है कि वो रिलीफ दे। हाँ। ये जो चाह का गिरावट है बहुत लेकिन बड़ा है। मसला सारा ये है कि ओवरऑल जो नीचे जो इंतज़ामिया है, जो ये जो लोकल इंतज़ामिया होती है ना, लाइक यू नो ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, समटाइम्स ये जो चीनी माफिया होते हैं, इनके हवाले से जो है वो ज़रूरत है कि कोई ना कोई हिकमत अमली बनाई जाए या दीगर प्राइस की मामला। तो कमिश्नर कराची उनका ये डोमेन बनता है कि वो मार्केट का सर्वे करे। पूरा रमज़ान मुबारक गुजर गया, कमिश्नर ने कहीं दौरा नहीं किया। हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर ने जो उनके मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने दौरा, कमिश्नर कराची ने कहीं दौरा नहीं किया। और वो एक कमरे में महसूर होकर रहते हैं और अपनी हूटर वाली गाड़ियों में कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। तो कमिश्नर कराची जिम्मेदार हैं इस शहर के, और वो अकाउंटेबल कर सकते हैं, वो पाबंद कर सकते हैं। मार्केट को, तमाम मार्केट एसोसिएशन को बुला के इस बात का वो उनको पाबंद कर सकते हैं कि देखें आप सरकारी जो कीमतें हैं और उस पर जो है वो आप चीज़ें फ़रोख्त करें। वो आज तक दूध की कीमतों का तयन नहीं कर सके, ठीक है। तो मैं समझता हूँ दूसरी चीज़ों का तयन कैसे करेंगे। वो जब भी जो भी कमिश्नर कराची आया, इससे पहले मुतअद्दिद बार बहुत सारे कमिश्नर कराची आए, उन्होंने प्राइस कंट्रोल के ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं कर सके, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। किसी भी सतह की कीमतें जो है वो तयन नहीं कर सके, बल्कि उनकी रेट को चैलेंज कर दिया जाता है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी जो तो कहाँ है गवर्नमेंट की रेट, कहाँ है? गवर्नमेंट की रेट नहीं है। फिर उनके अपने जो आप ये कहना है कि अपने जो लोग हैं उनको रियायत दे रहे होते हैं, बिल्कुल सही। चलें जी, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ फ्रेंड। वेलकम बैक। तो हमारे करस्पॉन्डेंट जो हैं खुर्शीद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और बिजली की कीमतों के हवाले से, चीनी की कीमतों के हवाले से, कराचीइट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो प्राइजेज़ हैं, ट्रैफिक जैम है, इन्हीं हवाले से हम बात कर रहे थे। KMC से रिलेटेड जो है वो खुर्शीद भाई मुझसे कुछ जिक्र कर रहे थे, क्या तजवीज़ दी है और किसको दी है? कराची बल्दिया कराची ने
जो शहरी सहूलियात होती हैं, जो जी, जी। म्यूनसिपल सहूलियात जी, लोगों जी। को फराहम की जाती हैं, गो के नहीं मिल रही है सहूलियात, हाँ। तो उसके टैक्स बढ़ाने के लिए तजवीज़ दी है। और तजवीज़ ये है कि जो हमारे सारिफिन बिजली यूज़ करते हैं, 50 यूनिट को यूज़ करता है, कोई 100 यूनिट, कोई 300 यूनिट, जो 50 यूनिट तक की बिजली यूज़ करने वाले के ऊपर वो उसको मुस्तशना हासिल है, और 100 यूनिट और फिर 150, 200, 300 यूनिट करने वाले सार्फिन के ऊपर जो है टैक्स लागू है। किसी पे 50 रुपये लागू हैं, कहीं 100 रुपये हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो टैक्स हैं, ये लिए तो इस मद में जाते हैं कि शहरियों को म्यूनसिपल सहूलियात देंगे, लेकिन वो उसका अमली पहलू हमें कहीं शहर में नज़र नहीं आता। कचरा जा वजह मौजूद होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो कारकर्दगी है वो कहीं बेहतर है, कहीं नहीं बेहतर है, कहीं बेहतर तो इसीलिए। और फिर इसी तरह जो हमारी जो सीवरेज का मामला है, उसमें भी देखें गुज़िश्ता कई अदवार में बच्चे जो है वो गटर में गिर के हलाक हो चुके हैं। तो इस तरह की जो अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, बल्दिया उसमें कराची टैक्स ले रही है, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन उसके एवज़ उनको वो सहूलियात भी मिलनी चाहिए शहरियों को, जो उनका एक राइट बनता है, जो उनका हक बनता है। उनको पानी मिलना चाहिए, उनकी गली में, उनके महल्ले में सफाई होनी चाहिए, उनको प्लेग्राउंड मिलने चाहिए कि बच्चे जो है वो सेहतमंदाना सरगर्मियों के अंदर अपना हिस्सा ले सकें। या कुरंगी 1 नंबर में, 2 नंबर में, या दीगर जो हमारे शहरी इलाके हैं, वहाँ पर ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। बच्चे खेलने के लिए तरसते हैं, और वो अपनी जब उनको खेल के लिए ग्राउंड नहीं मिलते तो वो फिर अल्टीमेटली गैजेट्स पर आते हैं, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से उनकी स्क्रीनिंग जो है वो डाइवर्ट हो जाती है किसी और वजह पे। तो मैं समझता हूँ टैक्स लेना अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन उसके एवज़ उनको सहूलियात देना ये मेयर कराची का फ़र्ज़ बनता है, या जो भी इंतज़ामी उम्र के सरबराह है उसका ये फ़र्ज़ सही। लेकिन अभी ये जो मैं आपके साथ में जिक्र करी थी ना बिजली का, कि कराची के सार्फिन के लिए बड़ी अच्छी खबर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसमें जो इसकी जो मज़ीद अगर मैं आगे कहूँ कि इसका जो मज़ीद तफसील है वो कुछ इस तरह के नेपरा हतमी फ़ैसले में इस बार की वजाहत करेगा कि सार्फिन के बिलों में इस एडजस्टमेंट का जो इतलाक़ है वो किस माह से होगा। के इलेक्ट्रिक ने अपने पावर प्लांट्स के लिए जून 2023 के बाद के अरसे के जनरेशन टैरिफ के तयन के मुताबिक जुज़वी लोड और जो डिग्रेशन है, ये जो है वो स्टार्टअप लागत में होने वाली एडजस्टमेंट पर भी रोशनी डालते हुए नेपरा से दरख्वास्त की है कि इन अखराजात को मनफी फ्यूल कास्ट वेरिएशन से एडजस्ट करने की इजाज़त दी जाए। ये ख़बर आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाए समहाउ तो सार्फिन के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि बिजली के जो निर्ख हैं वो कुछ कम हो जाएंगे, कुछ रिलीफ मिल सकेगा। देखिए, यहाँ तो बात रिलीफ की हो रही है ना, नेपरा और के इलेक्ट्रिक, मैं समझता हूँ इनका कोई ऐसा गठजोड़ है, ऐसी दोस्ती है इन लोगों की कि हर 3 महीने बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक दरख्वास्त कर रहा होता है कि भाई हमें फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में जो है वो रिलीफ दिया जाए किसी और। जो एडजस्टमेंट है, मैं समझता हूँ इन दोनों की एडजस्टमेंट है। ये लगता तो हमें ऐसी है कि ये दोनों की कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से मुस्तकिल के इलेक्ट्रिक को मुनाफा फराहम किया जाता है। ये बड़ा लगता है अच्छा, ये जो चीज़ें है ना, ये पब्लिक को समझ में नहीं आती कि नेपरा ने कौन से एडजस्टमेंट में चार्जेस दिए। अब ये 2025 चल रहा है, अब ये एडजस्टमेंट मांग रहे हैं 2023 की, तो ये ऐसा घुमा फिरा के आपको घन चक्कर बनाते हैं ना के इलेक्ट्रिक वाले और नेपरा वाले। ये बड़ा कड़क जुमले कह रहा हूँ मैं आपको। तो लेकिन आवाम को इससे कोई, मैं समझता हूँ, रिलीफ नहीं मिलता। जब वो रिलीफ की बात आती है तो वो वहाँ रिलीफ मिल रहा है, KMC चार्जेस ले रही है। सही। तो ऐसा मुझे तो नहीं महसूस हो रहा है कि कहीं आवाम को रिलीफ मिल रहा है। सही। अब भी शहर में लोड शेडिंग मुस्तकिल हो रही है, और जहाँ पर पावर प्लांट, जहाँ पर जहाँ पर बिजली की जो रिकवरी है, वहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है। वहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है। चलिए जी, बिल्कुल इसके ऊपर ओवरऑल जो डिस्कशन है वो बड़ी मुफीद डिस्कशन हुई, और हमारे साथ जिस तरीके से खुर्शीद भाई मौजूद थे, हमने डिटेल में डिस्कशन की कि भाई क्या सिनेरियो और किस तरीके से जो है वो हमने ये तमाम तर मसाइल से मिलकर लड़ना है, क्योंकि इन दी एंड कराची हमारा शहर है एंड वी हैव टू ओन इट, और जो भी मसले मसाइल हों उससे हमें निकलना तो है, बट अगर आवाम के लिए रिलीफ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, खुर्शीद भाई जो है वो हमारे साथ थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर आपको मिलवाने जा रहे हैं हम फ़ख्रे पाकिस्तान भी कह सकते हैं, और लियारी की सबसे कम उम्र बॉक्सर भी कह सकते हैं, टैलेंटेड लेडी, बट हु इज़ शी, ये जानिए ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो मैं अब आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ ये एक बड़ी टैलेंटेड जो हैं वो पर्सनालिटी हैं और ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो मुझे जैसे ये आई ना स्टूडियो में तो मैंने इन्हें देखा तो देखते ही मैंने कहा अरे ये तो एक्ट्रेस लग रही है, ये तो मॉडल लग रही है। नो नो नो, शी इज़ बॉक्सर। एंड आलिया सुमरो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आलिया, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आलिया, सबसे पहले तो आपको बहुत सारा कांग्रेट्स कि आपने जितनी आपकी जर्नी रही है उसके लिए, और अब आप जा रही हैं फाइनली थाईलैंड। ये जो आपका बॉक्सिंग का टूर्नामेंट होने जा रहा है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उसके लिए आलिया जा रही हैं और हमारी बेस्ट विशेज़ आलिया के साथ हैं। आलिया, सबसे पहले इस टूर्नामेंट से भी बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ना अपनी जर्नी बताएं कि आपने कब से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, कितना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए स्पेशली जब वो ये कह रही हूँ कि हमें बॉक्सिंग करनी है, हमें इस स्पोर्ट्स में जाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम आलिया सुमरो है। मेरा ताल्लुक़ लियारी से है और मैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सही। बट ये है कि अगर मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया, क्योंकि लियारी एक आपको पता है कि एक वक्त था जब गैंगवार के नाम से जाना जाता था। जब मैंने जब लियारी के अंदर बहुत ज़्यादा बेटरनेस आई तो फिर जो है मैंने स्टार्ट किए बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग इस तरीके से स्टार्ट की कि मेरे जो परनानो थे वो बॉक्सर थे। अच्छा जी, सही। ये हमारी हिस्ट्री है बिकॉज उन्होंने गाय को जो है वो पंच मारा था तो उनका जो है वो सिंग टूट गया था। तो ये आपके नाना ने मामा के नाना ने गाय को पंच मारा था तो उसका सिंग टूट गया था। या फिर हुकूमत, अमेजिंग। अच्छा सही। फिर हुकूमत ने उनके राइट हैंड पर जो है वो स्टैम्प किया था कि ये पंच आप किसी को नहीं कर सकते। अच्छा जी। फिर उनके बाद जो है फिर मैं छोटी सी थी और मामा घर में बैठे हिस्ट्री कर रही थी। हिस्ट्री कर रही थी तो मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी कि ये वाकई हिस्ट्री है। तो फिर मैंने मम्मा से सुना, उसके बाद 2-3 लोगों ने और कहा। फिर इत्तेफाकन मामा के साथ में यूं ही रोड से गुजर रही थी तो मैंने टर्न होकर देखा गर्ल्स बॉक्सिंग नहीं थी उस वक्त, बॉयज़ बॉक्सिंग चल रही थी। मैंने देखा, मैंने कहा मामा ये होती है बॉक्सिंग? तो उन्होंने कहा जी बेटा ये होती है। तो मैंने कहा ये तो आपके रिश्तेदार का क्लब है। तो मम्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं है, वो भी आपके नानो हैं बिकॉज वो मेरे चाचू होते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने गर्ल्स बॉक्सिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब मैंने स्टार्ट किया। और रिसेंटली सपोर्ट इस वजह से था, एक तो हमारा फैमिली गेम था और सेकंड बाबा मेरे फुटबॉलर, भाई मेरा फुटबॉलर और मैं। और वो फिर बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा और इतना अच्छा रहा मेरे लिए कि स्टार्टिंग में फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बट फिर जो कहते हैं ना कि माशरा हमारा ना बहुत नेगेटिव सोचता है। तो उन्होंने बड़ी मुख्तलिफ सी बातें की। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, ट्रेनिंग करती रही तो लोगों ने बाबा को आके बोला कि शर्म नहीं आती लड़की को, लड़की होते हुए लड़कों के साथ बॉक्सिंग कर रही है, लड़कों के साथ उठती बैठती है, मतलब बहुत ज़्यादा बैट ऑन किया। उसके बाद जब मैं ट्राउज़र टी शर्ट में जब निकल रही होती थी ट्रेनिंग के लिए तो लोगों ने मुझे कहा कि जाकर नमाज़ पढ़ो, लड़कियों का काम होता है चूल्हा जलाना ना कि बॉक्सिंग करना। बट उस टाइम मैं साइलेंट रही और मैंने यही सोचा कि आलिया ये तुम्हारा वक्त नहीं है, बी साइलेंट। मैं चुप रही। फिर उसके बाद हमारी गली में ही फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पर मैं रनिंग के लिए बाबा के साथ अक्सर जाया करती थी। तो सडनली मैं और बाबा गए रनिंग के लिए, बाबा बैठे हुए थे, मैं रनिंग कर रही थी। तो जैसे ही मैंने शूट लगाया तो आदमी बाबा के पास आके कहने लगा कि लड़कियों का ये काम नहीं है, लड़कियों ने जितना भी तुम ट्रेनिंग करा लो, जितनी भी तुम मेहनत करा लो, आखिर में उन्होंने चलाना वही चूल्हा है और चम्मच चलाना है। तो बाबा उस वक्त मायूस होने लगे थे, बट मैंने बैक से बाबा को इशारा किया बी साइलेंट, क्योंकि मेरा वक्त नहीं था। मेरी कामयाबी जिस तरीके से लोगों ने मुझे टोन किया था, मुझे अपने आप को इस तरह शो आउट करना था कि जिन्होंने मेरे पे बातें की वो कल को आके ये कहें कि नहीं मैं जो काम कर रही हूँ ये बेस्ट है। फिर ऐसे करते हुए लोगों की बातें भी सुनी, यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर्स को भी इस तरह कर दिया था, क्योंकि डिसमाइंड हो जाता है बंदा जब लोग आपको डीमोटिवेट करें और फिर आपके बैक पर बहुत सारी बातें करें। तो फिर ये है कि ख़ानदान का जो आपको पता है कम्युनिटी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हुए थे कि लड़की है नहीं कर सकती, तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके से बहुत सारे मामला मेरे साथ हुए भी। पर कैसे आलिया ने कैसे सोचा कि इतना प्रेशर है, क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं कोई भी लड़की ना आलिया जब अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसका इजहार करती है या कहीं बाहर निकलती है या कुछ करना चाहती है ना, तो फैमिली प्रेशर जो होता है ना वो ऐसे ही होता है। बहुत सारी बातें बनती हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे ख़ानदान में तो इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ, अच्छा ये कैसे पॉसिबल है। सो फिर कैसे वो सारी चीज़ों से लड़ते हुए, सारी बातें जहन में रखते हुए आपने डिसाइड किया नहीं ठीक है व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन, मुझे ये काम करना है?
बिकॉज स्टार्टिंग से स्कूल की जर्नी से लेकर मेरी एक पोजीशन रही है। सही। मैट्रिक तक मेरी एक बेसिक पोजीशन रही है। हाँ। मैंने मैट्रिक में लास्ट टाइम टॉप किया था। तो इसी तरह जो है मैंने कहा, जब मैं स्टडी लेवल पर जब मैं स्टार्टिंग पर गई थी तब भी मुझे यही कहा था कि लड़की है क्या मैट्रिक करा रहे हो, घर में बिठा दो, बस लड़कियों का काम थोड़ी है पढ़ना। तो उस वक्त भी मामा बाबा ने सपोर्ट किया था। हाँ। और उनके सपोर्ट के थ्रू मैं जो है कर सकी। फिर जब लोगों ने बातें की, बाबा ने कहा मेरी बेटी है, मैं बेहतर जानता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज शी इज़ टैलेंटेड, तो मैं इसका टैलेंट ज़ाया नहीं कर सकती। तो फिर इस तरीके से बाबा ने मुझे सपोर्ट किया, बड़ा मामा ने बड़ा सपोर्ट किया। बिकॉज लोग बोलते थे, उस टाइम में रिएक्ट नहीं करती थी, घर आके मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी। फिर जाहिर सी बात है, बाबा तो बाहर के मामला देखते थे, मामा घर में मुझे बहुत ज़्यादा। तो फिर फाइनली वो कौन सा मोमेंट था जब आपने आपकी फैमिली ने डिसाइड किया कि यस यू आर गोइंग टू डू दिस एंड आपने ये फाइट में जाना है, आपने सीखना है? पहली फाइट कौन सी थी, प्रैक्टिस कहाँ से की? प्रैक्टिस मैंने मामा के जो चाचू हैं, मेरे नानो होते हाँ। हैं, उन्होंने की, उस्ताद मोहम्मद यूनुस कमरानी। हाँ। एंड उनके असिस्टेंट कोच थे नादिर, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की। और जब मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया था तो उस वक्त आई वॉज फील इट कि स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगा, मुझे खुद भी हार्ड लगा। मैंने हिम्मत हार ली थी कि यार मेरे से नहीं होगा। फिर जब मुझे कोच ने कहा कि जो नहीं होगा अगर उसको सोचो ना कि ये हो जाएगा, तो ये बहुत बिल्कुल, जब वो कहते हैं ना जो चीज़ आपके समझ में नहीं आए आप उस चीज़ के अगर पीछे पड़ जाएं या उसको सॉल्व करना चाहें ना, ये मैथ्स में भी मुझे मेरे टीचर बहुत कहते थे, ठीक है मैथ्स तुमको मुश्किल लगती है बट प्लीज़ सॉल्व इट, ट्राई करो कि ये होगा। और अगर आपका इंटेंशन ट्रू है, नथिंग शुड ब्रिंग यू डाउन। आई एम सेइंग कि अगर कोई चाहता है कि कोई चीज़ अचीव करना चाहता है, अल्लाह ताला उसको वो अचीवमेंट्स देते हैं, बट इंटेंशन बड़ा काउंट करती है। तो आपका एक शौक भी था, आपका इंटेंशन भी था। तो उसके बाद जब आपने प्रैक्टिस करना शुरू की तो एक होता है ना आलिया कि लड़कियां ये सोचती हैं कि ठीक है जी अगर हमको कहीं पंच लग गया तो ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल, मेरी ब्यूटी ख़राब होगी और मेरा जो है ना, और आप तो वैसी माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं। जब ये आ रही थी मुझे लगा कि भाई कोई एक्ट्रेस है ये तो कोई मॉडल है। फिर मैंने इनको वहाँ से पूछा, मैंने कहा आलिया ना, कहती है शी सेड हाँ आलिया। मतलब तो ये ख्याल नहीं आया कभी कि चलो ठीक है ये मेरा पैशन तो है बट इस पैशन के अगेंस्ट मुझे कोई चोट लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं आया ख्याल? बिकॉज मेरे जो बाबा हैं वो लेबर हैं। हाँ। और ही इज़ हार्ट अटैक पेशेंट। तो अच्छा। और मामा मेरी हेपेटाइटिस सी की पेशेंट है। तो मुझे अच्छा, अगर अल्लाह ताला सेहत दे। जी जी। और मुझे मेरे स्पोर्ट्स को देख कर ना आगे चलना बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर मैं लोगों की बातें, लोगों की तनकीदें ये सब सुन के और अपने माइंड में बिठा देती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। नहीं, आपको खुद कैसा लगा जब आप प्रैक्टिस कर रही थी, जब आप ये फाइटिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो कहाँ से होती है, क्या टाइम होता है, उसमें क्या सिखाते हैं ज़रा? क्योंकि जो बाकी लोग हैं जो आपकी तरह आगे आना चाहते हैं, जो लड़कियां बॉक्सिंग में अपना नाम बनाना चाहती हैं, उनको पता चले ना भाई आलिया ने मतलब कहाँ से प्रैक्टिस किया, कैसे उसने ये हिम्मत जुटाई कि ठीक है अगर पंच लगता भी है तो इट्स ओके, चलो लग जाने दो। मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट लियारी से किया था। लियारी में क्लब है, लोकल क्लब से मैंने स्टार्ट लिया। और उसके बाद जो है जहाँ पर बॉयज़ 1 घंटा ट्रेनिंग करते थे वहाँ मैं 3 घंटे ट्रेनिंग करती थी। बिकॉज मैंने 1 महीने में अपने आप को प्रॉपर बॉक्सर बनाया, फाइट्स खेली और फर्स्ट फाइट मैंने बॉयज़ से खेली। और जब वो मैंने फर्स्ट फाइट खेली है उसका फिर जो है वो न्यूज़ पर चली थी, 24, जियो, समा, इन सब ने चलाया था। देन आफ्टर मेरी करियर का स्टार्ट होने लगा और फिर जो है आहिस्ते आहिस्ते नाम बनने लगा। फिर प्रोविंशियल लेवल पर खेला, सिंध लेवल पर खेला। इस तरीके से सिंध लेवल पर 2 बार ऑल सिंध चैम्पियन रह चुकी हूँ मैं माशाल्लाह। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इनकी तरफ से भी मैंने खेला था तो इनके लिए भी गोल्ड हासिल किया। आज तक जितनी भी मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट 12 साल हो गए, 7 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया था और अभी जो है मैं अंडर 19 पर हूँ। और अपनी जर्नी में मैंने अपनी वेट कैटेगरी में कभी कोई फ़ाइट नहीं हारा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी मेहनत है। कहते हैं ना कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें ना तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मतलब आपने कोई भी बॉक्सिंग इवेंट जो था उसका कंपटीशन अभी तक नहीं हारा? माशाल्लाह, यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, तो ये बताएं कि कितना प्रेशर होता है जब आप कर रही होती हैं, बॉक्सिंग कर रही होती हैं और सामने वाला हरीफ जो है वो भी आपको टफ टाइम दे रहा हो, अपने आप को बचाना भी है, जीतना भी है, फिर उसकी क्या टैक्टिक्स होती हैं उस टाइम? क्या नर्व्स का गेम है या फिर नहीं बस ये आपको स्ट्रांग होना चाहिए, या साथ साथ आपको नर्व्स भी आपके काम करने चाहिए, ब्रेन भी आपका, दिमाग भी चलना चाहिए कि नहीं मैं ये पंच इसको ऐसे कर सकती हूँ या इस तरह मैं जीत सकती हूँ, ऐसा कुछ होता है?
देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बच्चे ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, बाज़ औक़ात उसको फेडरेशन भी सपोर्ट नहीं करती। और मेरे बाबा जो हैं वो लेबर हैं और मैं मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इस वजह से मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया था। 3 बार पाकिस्तान टीम से मुझे काटा गया। उसके बाद मैंने जो है इस तरीके के मामला देखे कि अब जो हमारे घर की सिचुएशन थी, बाबा तो लेबर थे, अब वो कंटेनर लोडिंग अनलोडिंग करते थे। वो कमा कर आते तो हम खाते, नहीं कमा कर आते तो हम फाका कशी करके बैठे होते। तो मैं वही सोचकर जब रिंग में उतरती थी, मैं कहती थी नहीं आलिया, ये वक्त तुमने बदलना है और तुम करोगी, बिकॉज बाबा दुनिया को ये बोलते थे कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर बेटी फिर इस तरीके से मेरा एक माइंड था कि मुझे ये प्रूव करना है कि बिकॉज जिस तरीके से मैं घर के हालात देख रही थी, तो मैं खुद भी चाह रही थी कि मैं कुछ बन जाऊं। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुझे रिकॉर्ड किया, BBC लंदन ने रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद मेरी वीडियोस वर्ल्ड आउट वायरल हुई। एक वक्त था कि शदीद बारिशों में हमारे घर की छत गिर गई थी। उस वक्त हम बड़े हमारे नासास हालात थे। उस वक्त फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो मतलब मेरी वीडियोस वायरल हुई, उसके थ्रू फिर किरण फाउंडेशन का भी बड़ा सपोर्ट रहा हमारे साथ, और उन्होंने फिर घर, उनके पास फ़ंड आया और उन्होंने हमारे घर जो है वो प्रिपेयर करवा के दिए। बहुत ज़्यादा ही मतलब कि अगर उस मामलात में मेरी ये काविशें नहीं होती, और उस वक्त एक मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, किसी और के मोबाइल से लेके मैंने वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने अपना फेस, अपने मिडल्स और वो वायरल किए थे। इतना शदीद, इतने तक पानी भर गया था, सेवरेज अलग, बारिश अलग, और हमारे बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ था। फिर जब वो वीडियो चली तो उसके ऊपर बड़ा मेरे साथ ताउन किया गया। फिर दैन पाकिस्तान रेंजर्स ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर लिया, 3 साल पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से खेलती रही, और उनकी तरफ से भी मैंने कभी कोई फ़ाइट नहीं हारा, उनको भी ऑलमोस्ट मैंने गोल्ड मेडल्स दिए। और फिर ये है कि मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि जिस DG रेंजर्स ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था और अंडर 18 में सपोर्ट करने का कहा था, और वो कहा था। आलिया, ओवरऑल जो आप जिस तरह से आप अपनी जर्नी बता रही हैं, मोमेंट आई वांट टू नो दैट मोमेंट जब आप पहला फ़ाइट कर रही थी, और पहले फ़ाइट में आप जब रिंग में मौजूद थी, व्हाट वाज योर इमोशन? आप क्या सोच रहे थे और क्या आपकी थिंकिंग थी कि मतलब फाइनली आई हैव अचीव्ड इट और राइट नाउ आई एम इन द रिंग, राइट? मैं जब फर्स्ट टाइम रिंग में जाने से पहले ही जब मैं रेडी हो रही थी, तो ओपोनेंट की जो कोच थे उन्होंने आके मुझे मतलब डिसअपॉइंट किया कि जिसके साथ तुम खेल रही हो ना वो बड़ी सीनियर प्लेयर है, मारेगी तुम्हें। मैंने कहा वो तो रिंग बताता है कि कौन कितना सीनियर है और कौन कितना जूनियर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो काफ़ी चीज़ें अपने जूनियर्स से सीखने को मिलती हैं, और हाँ, कभी यू आर राइट, बहुत सारी चीज़ें हम अपने जूनियर से सीखते हैं, और हम अपने जूनियर से इस तरह सीख रहे होते हैं कि उसमें आप ये देखते हैं कि इनके ये लेग्स हैं, अगर मेरे ये लेग्स होते तो मैं कहाँ होता। तो आप उनकी बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं, और आप उनकी कुछ ऐसी चीज़ों से भी सीखते हैं जो आपके अंदर मौजूद नहीं होती। ऐसा ही है ना? हाँ सही। तो फिर इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया गया। मैंने कहा मेहनत उसकी भी है, मेहनत मेरी भी है, वो रिंग जवाब देगा कि हु इज़ विनर। हाँ। फिर जब मैंने खेला और सेकंड राउंड में जब उसको नॉकआउट किया, तो ही वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। और मेरा फर्स्ट फाइट के अंदर जब मैंने अपनी कारकर्दगी दिखाई, तो फिर जब रिंग में चढ़ने से पहले फेडरेशन वालों ने कोच को कहा बच्ची है, कहाँ मरवा रहे हो, मर जाएगी, मुक्का पड़ गया तो तुम्हारे लिए मसले बन जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये जब खेलेगी फिर आपको जवाब देगी, अभी मैं कुछ नहीं कहता। इसका खेल मेरी जो है सारी लोगों के आगे इज्जत है, जो भी है वो इसका खेल दिखा। बिल्कुल। और जिस तरीके से आलिया को मैं देख रही हूँ, मैं तो ऑब्वियसली आप लोग भी इनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जो मेहनत होती है ना, ये वो कॉन्फिडेंस होता है जब आपने बहुत सारी मेहनत की हो ना, फिर आप बिल्कुल आलिया की तरह बातें करते हैं, और आलिया की तरह जो है ना वो आप ये दावा भी कर सकते हैं कि नहीं आई एम दी बेस्ट, और आलिया ये कहती भी है कि भाई पूरी दुनिया जान जाएगी। मैं जब इससे पहले आलिया के बारे में देख रही थी, तो आलिया ने एक वर्ड कहा था कि पूरी दुनिया जान जाएगी कि आलिया सुमरो कौन है। तो बिल्कुल पूरी दुनिया जान गई आलिया आपको। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टैलेंट विजिट। आप और अच्छे से जो है इसी तरीके से फाइट करें, अच्छे से जो है वो सारे मेडल्स लेकर आएँ। ये सारे मेडल्स यहाँ पर मौजूद हैं आलिया के, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से, सिंध से, कराची से जब कोई प्लेयर्स इस तरह से आगे आते हैं, तो डेफिनेटली हमें बड़ी खुशी होती है, और हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे मिलवाएं ताकि आप भी इनको पसंद करें, अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद करेंगे ढेर सारी बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, गर्मियों का सीज़न है, और गर्मियों के सीज़न में क्या चल रहा होता है? गर्मियों के सीज़न में हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। किसी को स्किन एलर्जी चल रही होती है, किसी को जो है
बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में घर में जो बच्चे मौजूद होते हैं ना, इस गर्मी से वो भी बड़ा इफ़ेक्ट होते हैं। और जब बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं इन तमाम तर चीज़ों से, तो डेफिनेटली पूरा घर परेशान होता है, पेरेंट्स परेशान होते हैं, बहन भाई परेशान होते हैं। और अगर आप कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको और ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हर इंसान का एक अलग टोटका भी सामने आता है और एक अलग तजवीज़ भी सामने आती है। बट करना क्या चाहिए पेरेंट्स को, करना क्या चाहिए बहन भाइयों को, करना क्या चाहिए घर में छोटे बच्चों को, किस तरीके से टेक केयर करनी चाहिए स्पेशली गर्मी के सीज़न में, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर दुरैफ़िशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइए, गर्मियों में बच्चों की सबसे पहले तो ये बताइए केयर कैसे करें, फिर हम उसके बाद आएंगे उनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वॉमिट होता है, डायरिया होता है, मोशन, ये बाद में केयर कैसे करें? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी हम बच्चे की बात करते हैं पैदाइश से लेके पहले साल तक, तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलनी चाहिए। हाँ। और सफाई का ख्याल होना चाहिए। सही। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से EPI वैक्सीनेशंस होती हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन होती है रोटा वायरस वैक्सीन। हाँ। जो 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पर और 14 हफ्ते पर दी जाती है, बच्चों को पिलाई जाती है। वाहिद वैक्सीन जो पिलाई जाती है, तो पोलियो के अलावा बाकी तमाम वैक्सीन लगाई जाती हैं। हाँ। तो ये वैक्सीन जो है, ये हमारा रोटा वायरस जो यूजुअली बच्चों के अंदर डायरिया, इसहाल जिसको हम कहते हैं, हाँ। जिसमें बच्चे के अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो शॉक के अंदर जा सकते हैं, उससे बचाव पर प्रोवाइड करता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी बच्चे को पैदाइश से लेकर 2 साल तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है, ग़िज़ाइयत तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंटीबॉडीज़ जारी होती है, इम्यूनिटी बूस्टर्स उसके अंदर अल्लाह की तरफ से कुदरती मौजूद होते हैं, वो देना चाहिए। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, 1 साल से लेकर जो टॉडलर्स होते हैं या जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनकी ग़िज़ा में जैसे बड़ों की तरह हम बात करते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है डाइट में, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कुदरती तौर पे आसानी से हज़म भी होते हैं और इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। कोई वायरस होता है तो उसको डिकंटामिनेट करने में हेल्पफुल होते हैं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है कि पानी का इस्तेमाल जो हमारे यहाँ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों के यहाँ होता है कि पानी इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उसको बॉयल नहीं करते। बच्चे हों चाहे बड़े, उनको पानी बॉयल करके यूज़ करना चाहिए। हमारे एक कॉन्सेप्ट आ गया आजकल, वो जो RO वाटर्स आना शुरू हो गए, जी, तो लोग उसको मिनरल वाटर कहते हैं। देखिए हर RO वाटर मिनरल वाटर नहीं है। RO मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी पानी को ऑस्मोसिस के थ्रू ज़मीन से निकाल के आपको सप्लाई करें। सही। वो पानी बैक्टीरिया से नहीं पाक होता, उसको बैक्टीरिया क्लियर होना ज़रूरी है। और जो आपके पास, हमारे पास जो मिनरल वाटर्स होते हैं, उनके अंदर डेफिनेटली उनका पूरा चेक होता है लैब से, उनका क्लोरीन लेवल, उनका सोडियम लेवल, उनका पोटेशियम लेवल मेकअप होकर फिर वो आपको देते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जो आपको कहते हैं ना कि RO वाटर के अंदर और जो हम मिनरल वाटर यूज़ करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप अपने आम नलके में जो पानी आ रहा है उसको बॉयल करके देना शुरू कर दें। और बच्चों की सेहत के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो बहुत लेट नाइट मील्स चल रहे होते हैं बच्चों को, तो वो नहीं देने चाहिए। बच्चों का साइकिल सेट होना चाहिए, सुबह का नाश्ता। अच्छा दुरैफ़िशा, ठीक है। अच्छा जी, पता नहीं क्यों मेरे जहन में दुरैफ़िशा चल रहा है, शायद हमारी एक एक्ट्रेस हैं और आपकी शक्ल जो है उनसे भी बड़ी मिल रही है, बड़ी प्यारी हैं आप माशाल्लाह से। अच्छा ये बताएं दुरैफ़िशा कि बच्चों में ये होता है कि यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं, इससे पहले शो पे मैंने ये बात डिस्कस की थी कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आपने देखा होगा कि झटके भी लगते हैं बुखार में, फिट्स की सूरत हाल भी होती है, और बहुत सारे लोग उसको लॉन्ग टर्म में एपिलेप्सी से भी कनेक्ट कर देते हैं कि शायद ये वही है। व्हाट इज़ ऑल अबाउट कि अगर एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को मतलब वो स्टक हो गया है या उसकी आँखें ऊपर चढ़ गई हैं या वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, उस टाइम पर क्या करना चाहिए और कैसे पता चलेगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है? अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं पैदाइश से लेके 6 महीने, झटकों की बहुत सारी इकसाम होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गर्दन तोड़ बुखार, जिसको हम आम ज़बान में गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। मेडिकली वो मेनिंजाइटिस या एन्केफेलाइटिस होता है। हाँ, मेनिंजाइटिस। कोई भी सेप्सिस, ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ब्रेन अभी डेवलप कर रहा होता है, तो उनको सेप्टिसीमिया हो जाता है जिसकी वजह से फिट्स पड़ सकते हैं। ठीक है, सही। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों में यूजुअली पाई गई है, वो 6 महीने से लेकर 6 साल की उम्र तक फिब्राइल फिट्स कहलाते हैं। यानी जहाँ बच्चे का बुखार 100, 101, 102 स्पाइक करेगा, वहाँ पे बच्चों का ब्रेन क्योंकि मैच्योर नहीं होता तो वो एबनॉर्मल सिग्नल्स देके बॉडी के अंदर फिट्स वाली कैफियत, झटके वाली कैफियत पैदा करते हैं। वो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स सारा। हाँ, सही। कुछ बच्चों को जिनको 6 महीने से 6 साल की उम्र तक झटके पड़ते हैं फिब्राइल फिट्स, उन बच्चों में बार बार फिट्स पड़ने की वजह से कंसिस्टेंसी उनके अंदर डेवलप हो सकती है कि वो आगे जाके एपिलेप्सी करें।
एपिलेप्सी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। देखिए एपिलेप्सी क्या है, हमारे ब्रेन से जो न्यूरोनल ट्रांसमिशन है ना, वो सिग्नल्स थोड़े से एबनॉर्मल हो गए, तो वो उसमें फीवर नहीं होगा। जैसे मैंने कहा मैनिंजाइटिस है तो बच्चों को फीवर होगा, बुखार ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो पेरेंट्स को, घर वालों को पता होने चाहिए कि दुरेशवार ये कह रही हैं कि जो एपिलेप्सी है उसमें बच्चे को जो है वो बुखार नहीं होगा, सही सेप्टिक बच्चा नहीं होगा। बच्चा ऐसे खेलते खेलते बच्चा जो है एकदम से, जैसे आपने कहा स्टेयर गेजिंग शुरू हो जाएगी। बहुत से पेरेंट्स आके कहते हैं टीवी देखते देखते बच्चा बिल्कुल स्टेयर गेज में चला गया। अगर स्कूल में कोई बच्चा मौजूद है तो वो वहाँ पर डे ड्रीमिंग शुरू कर देता है, मतलब शी और ही लाइक यू नो स्टक, कि वो स्काई को देखे जा रहे, क्यों देखे जा रहे हैं, तो ये पता चलता है। बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मायोक्लोनिक है जिसमें झटके पड़ते हैं, बहुत से में एब्सेंस चीज़ होती है, बच्चा स्टेयर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को स्लीप में होते हैं, छोटे सोते बच्चों में होता है, सोते वक्त भी पेरेंट्स आके कहते हैं कि सोते में बच्चे को, तो ये एपिलेप्सी की अलग। अब देखिए तीनों की डायग्नोसिस, तीनों की डिफरेंशियल्स बहुत अलग होती है। तो वही बात है कि चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब भी बच्चे को इस तरह की चीज़ हो तो आपको फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँचना है ना, सही, ताकि डायग्नोसिस हो सके। क्योंकि देखिए इसकी तशख़ीस करना ज़रूरी होती है, टेस्ट होते हैं कुछ, फिर अगर आपको मेनिंजाइटिस है तो इसकी ट्रीटमेंट अलग है, इनकेफेलाइटिस की ट्रीटमेंट अलग है, फेब्राइल फिट्स की ट्रीटमेंट अलग है, मेटाबॉलिक फिट्स होते हैं। बाज़ बच्चों को नमकियात की कमी, जैसे आजकल गर्मी है तो बच्चों को डिहाइड्रेशन की वजह से सोडियम कम है या पोटेशियम कम है, जो नमकियात कहलाते हैं हमारे खून में, वो कम होते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चों को फिट्स पड़ते हैं। तो आपको हर चीज़ का वर्कअप करके फिर उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर लेकर जाना पड़ता है। सही। अच्छा ये बताएं कि अब गर्मियों में डायरिया, मोशन, वॉमिट, बच्चों का चिड़चिड़ापन, ये इसको कैसे कंट्रोल करें? और अगर किसी बच्चे को मोशन हो रहे हैं और मतलब उसको एकदम अर्ली स्टार्ट हुआ है, यानी एक दिन हुआ है उसको, क्योंकि पेरेंट्स तो यही सोचते हैं ना, चलो अभी एक दिन हुआ है तो लेट्स सी कि अभी देख लेते हैं, घर में ट्रीट कर लेते हैं, थोड़ा सा वाटर इनटेक जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, अपने तौर पे कुछ ना कुछ वो सोच रहे होते हैं। करना क्या चाहिए? अर्जेंटली लेके जाना चाहिए कि जी ठीक है अभी मोशन स्टार्ट हुए तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाया जाए? छोटे बच्चों में, जैसे बड़ों में होता है ना, जैसे आपने कहा एक दिन वेट करना है, छोटे बच्चों में ये वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों की इम्यूनिटी कम है, उनका बॉडी मास कम है। अगर मुझे और आपको डायरिया होगा तो मेरा और आपका वाटर लॉस होने में और डिहाइड्रेशन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास बॉडी मास ज़्यादा है, जिसको हम BMI कहते हैं। छोटे बच्चों में ये चीज़ नहीं होती ना, उनके अंदर फैट डिपॉजिट्स नहीं होते, तो वो सडन स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन या सिवियर डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं। सही। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को एक आध वॉमिटिंग हुई है, बच्चा खा पी सही रहा है और एक्टिव है और डिहाइड्रेट, यानी उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे बच्चे को सुस्त हो जाना, आंखों का अंदर धंसना, बच्चा रो रहा है तो आंख में से पानी का नहीं आना, ओरल कैविटी बिल्कुल ड्राई होगी, यूरिन आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सबसे हर पेरेंट से पूछते हैं कि अगर आपका बच्चे को डायरिया हो रहा है या मोशन हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है तो उसका यूरिन आउटपुट कितना है। अगर उसका नॉर्मल यूरिन आउटपुट है तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, मोशन एक आध हो जाए या वॉमिटिंग हो जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं करता। अगर यूरिन आउटपुट कम है, बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो बाज़ वक़्त 1 से 2 मोशन भी उस बच्चे के लिए जानलेवा हो सकते हैं, सिवियर डिहाइड्रेशन में ले जा सकते हैं। तो इसका क्या इसका इम्पैक्ट है कि अगर किसी बच्चे का यूरिन आउटपुट जो है वो कम है, तो वो उससे क्या उसको नुकसान हो सकता है? डिहाइड्रेशन है बच्चे को, बच्चा फौरन किडनी फेलियर में सोडियम एकदम से सोडियम पोटेशियम लॉस होता है, तो आपका किडनी रेनल शटडाउन में बच्चा जा सकता है। अगर उसको मोशन भी हो रहे हो तो जी बिल्कुल, एक्चुअली डिहाइड्रेशन से प्री रेनल और रेनल शटडाउन होने के चांसेस होते हैं, यानी किडनी पर लोड पड़ता है ना, क्योंकि आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर रही थी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप घर में हैं बच्चे को, तो आप बच्चे को आम पानी जो होता है वो, और ORS जिसको हम कहते हैं नमकियात का पानी। अच्छा, बहुत से घरों में एक नमक चीनी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़माने में चलता चला आ रहा था, एक्चुअली ORS उसी का डेरिवेटिव है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो आपका बना बनाया बच्चों का आता है, वाटर फॉर्म में भी आता है और साशे भी आते हैं जो आप बना के दे सकते हैं, ORS तो ओरली हाइड्रेशन सोल्यूशन कहलाता है, वो दें ज़्यादा अच्छा है। और वक्तन फ़वक्तन उसको दूध के बजाय या ग़िज़ा के बजाय उसका इस्तेमाल करें। लाइट डाइट जैसे केला है जिसको हम कहते हैं KYB डाइट, केला खिचड़ी और योगर्ट ना, आपने केला खिचड़ी और दाल चावल इस तरह की हल्की ग़िज़ा बच्चे को दें तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी और डाइजेशन थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन अगर वही वाली बात है डिहाइड्रेटेड आपको लग रहा है तो आप हॉस्पिटल दें कि वहाँ पे IV लग जाएगी, हाँ, वहाँ पे मेडिसिन मिल जाएंगी, जैसे एंटीबायोटिक अगर वॉमिटिंग है तो उसको बेहतर कर सकेंगे, तो चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। अच्छा, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं कि अब जो घरों में ना समटाइम्स ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि ठीक है बच्चा है, छोटा है, उसको आप मिट्टी में खेलने दें, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको आप रफ़ एंड टफ़ रखें, लेकिन बहुत सारे घरों में बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखा जाता है और बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है वो पैम्पर किया जाता है, उनकी क्लीनिंग है या उनकी जो सराउंडिंग है उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट बनाने की कोशिश की जाती है, नीट एंड क्लीन करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद फिर वो जो बच्चे होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हैं, जिसको कहना चाहिए ना कि दे बिकम हाइपर सेंसिटिव इन सेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट, कि उनके अंदर जो ये सेंसिटिविटी लेवल है ना ये बड़ा बढ़ जाता है।
ऐसे बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और क्या इस तरह से बार बार ये बच्चे बीमार होते हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि बच्चों को मिट्टी में जाने दें, थोड़ा सा रफ एंड टफ रखें? ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तो जनाब, बात हो रही है बच्चों की सेहत के हवाले से और बात हम कर रहे हैं कि भाई बच्चों की सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जा सके। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया बात कर रही हूँ कराची से। जी आलिया, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा 3 महीने का है और उसको बार बार कंजेशन हो रहा है। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, गर्मियाँ इतनी हो रही है, उसको पंखा ज़्यादा तेज़ चलाऊंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, नोबलाइज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो चीज़ कम नहीं हो रही है। आप मुझे कुछ बताएं सर। अच्छा जी, ठीक है। आलिया की कॉल है। आज देखें क्या कोइंसिडेंस है, हमारे पास जो हमारी जो गेस्ट थी माशाल्लाह से वो भी और हमारी पहली कॉलर जो है वो भी आलिया हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा जी, ये कह रही है कि इनके बच्चे को जो है वो कंजेशन हो रही है। अच्छा देखिए आलिया, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो बच्चे होते हैं वो पैदाइश से लेकर 6 महीने तक उनकी सिक्रीशन जो होती है पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो रहा होता है और कंडक्टिंग साउंड्स होती हैं जो अक्सर हमें सुनाई दे रही होती है क्योंकि हमारी खाने की और सांस की नाली साथ होती है। मैं और आप सिटिंग पोजीशन में खड़े होते हैं, छोटा बच्चा जो वो लाइंग पोजीशन में होता है तो उसकी सारी सिक्रीशन जो है वो वहाँ पे स्टक हुई हुई होती है और पोस्चर चेंज करने से चीज़ काफ़ी बेहतर हो जाती है। जैसे कि आप उसको 45 का एंगल कर दें, यानी बच्चा अगर इस तरह से लेटा है तो आप उसका हेड एंगल थोड़ा सा नीचे अपराइट करेंगे तो सिक्रीशन 45 एंगल बनेगा, उससे नेज़ल और आपका जो थ्रोट का एंगल है वो ओपन हो जाएगा तो बच्चा सुकून से सो सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे गर्मी है तो उसमें चेस्ट कंजेशन, तो ये आपके सवाल का खुद ही जवाब है कि चेस्ट कंजेशन नहीं है, नमूनिया नहीं है, क्योंकि ये गर्मियों में नहीं होती। मतलब नमूनिया सर्दियों के मौसम में होता है, ये एलर्जिक होता है। इस वक्त बच्चे का पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो रहा होता है और पोस्चर की वजह से कंडक्टिंग साउंड्स आ रही होती हैं, तो उसमें नेबुलाइज से ज़्यादा अच्छा है कि नॉर्मल स्लिंग के ड्रॉप्स आते हैं वो हर फीट से पहले, नॉर्मल स्लिंग के जो ड्रॉप्स होते हैं दोनों नोस्ट्रिल के अंदर हर फीट से पहले डालें और अपराइट पोजीशन में बच्चे को रखें और पंखे के अंदर, एसी के अंदर बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, अभी जो जिस तरीके से हमारी कॉलर ने हमसे क्वेश्चन पूछा, बहुत सारी जो मदर्स होती हैं कंजेशन के इशू को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि सब कुछ करके देख लिया बट जो ये कंजेशन है ये ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा जी, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर दुरुश शहवार इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं बच्चों की सेहत के हवाले से। अच्छा, ये बताएँ कि बहुत सारे जगहों पर इस तरीके से होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो तज़ब्बुब का शिकार होते हैं, या यूँ कह लें कि कन्फ्यूजन होती है एक के बच्चों को किस तरह से पाला जाए। बहुत ज़्यादा जब आप साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, जिसको कहते हैं क्लीनलीनेस, एक्स्ट्रा हाइजीन सराउंडिंग्स जब आप रखते हैं तो उस टाइम पर तो बहुत ठीक रहता है, लेकिन वही बच्चे थोड़ी सी देर के लिए भी अगर आप किसी शादी में लेके जा रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट की वजह से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। वही बच्चे जब थोड़ा सा बड़ा होते हैं या फिर वो सारी चीज़ें करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं तो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब अगर उन्होंने किसी के ग्लास में पानी पी लिया है तो डेफिनेटली उनको छाला निकल आएगा, फिर वो बेचारे 10 दिन तक प्रॉब्लम में रहेंगे कि हमको यहाँ छाला हो गया। या फिर उन्होंने अगर किसी के कपड़े पहन लिए हैं, होते हैं ना कि फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, आपस में एक दूसरे के शर्ट पहन ली तो उनको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इतना हाइपर सेंसिटिवली बच्चों को पालना कैसा है? देखिए, बच्चे नेचर लविंग होते हैं और क्यूरियस होते हैं ना, तो हर वो चीज़ को करना चाहते हैं और वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जब वो डेवलप हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ स्पेशली अगर हम अपने कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चे को एक्सप्लोर नहीं करने देते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर सबसे पहली बात है, जब हम वीनिंग के ऊपर आते हैं, वीनिंग में बच्चे को हम ठोस ग़िज़ा देना शुरू करते हैं तो बच्चा चाहता है कि मैं उसको टच करूं ताकि उसके टेक्सचर को एंजॉय करा। बच्चे को देखो चम्मच से लेके मुंह पे मारते हैं तो बच्चा एक्चुअली वो एंजॉय कर रहा होता है उसके टेक्सचर को, क्योंकि तो वो शुरू में सिर्फ दूध पीने का आदी लिखते हैं। तो अब कोई सेमी सॉलिड चीज़ आई तो वो उसके टेक्सचर को, उसके स्मेल को, उसके कलर को, जिस स्पून से आप दे रहे हैं उसके टेक्सचर को वो एंजॉय करना चाहता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है। सही। हम उसका हाथ बांध कर उसको खिलाना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट में बच्चा क्या रेजिस्टेंस देता है, बच्चा कहता है मुझे खाना नहीं है, वो बच्चा खाता नहीं है। इसी तरह से जो आपकी वाली बात है, हम बच्चों को चीज़ों को छूने नहीं देते। अगर बच्चों को कहीं नीचे नहीं जाना है, नेचर लविंग होते हैं बच्चे, आप उनको देखिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए अप टू सम लिमिट।
हाँ। अब मिसाल के तौर पे बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को ज़मीन पे नहीं चलाएं, क्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए, आप उसको कवर करके नी पैड करके ज़मीन को साफ करके बिल्कुल खिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना बच्चा नेचर के करीब होगा उतनी नेचुरल इम्यूनिटी बनती है। अब वही वाली आपकी बात कि इनेट इम्यूनिटी तो उसको मदर से आगे, नेचुरल इम्यूनिटी उसको खुद डेवलप करनी है चीज़ों के जरिए। क्योंकि ख़ानदानों में दुरेशवर आपको भी ये पता होगा डॉक्टर साहबा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे मदर्स आती होंगी, बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें वो कोई या तो किसी की मदर इन लॉ शिकायत कर रही होती है या किसी की वालदा जो है वो शिकायत लेके आती है, जी ठीक है ये जो अपने बच्चों को जो है ना इस तरीके से पालते हैं कि ये बिल्कुल ही उनको हवा बना के रखा हुआ है, बिल्कुल भी खेलने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। और कुछ मदर इन लॉ जो है वो शिकायत लेकर आती होंगी, भाई बच्चों का ख्याल ही नहीं है, बच्चों को मिट्टी में छोड़ा हुआ है, बच्चे जो है वो किस तरीके से पाले जा रहे हैं, बच्चों को पालना ही नहीं आता। तो इस तरह के बड़े सारे आपके पास केसेस आते होंगे जिसमें आप क्या सजेशन, फिर जो डॉक्टर है ना वो हमेशा बीच में फंस जाता है कि भाई अब मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि साथ में मदर इन लॉ भी हैं, साथ में जो है वो उनकी बहू भी आई नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूं। चले वालदा और बेटी आई हैं तो फिर भी ठीक हो जाता है ना कि वो बच्चे की नानी है, लेकिन दादी के सामने जवाब देना ना डॉक्टर भी फंस जाता है। एक्चुअली काउंसलिंग इंपॉर्टेंट काम है इसमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वही वाली बात आपका सवाल, पहला बच्चा जो होता है ना वो चाहे माँ पेरेंट्स हो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल या मैटरनल, बच्चे को ओवर प्रोटेक्टेड पालते हैं, बहुत मोहब्बत होती है ना, पहला बच्चा घर में आया तो हर चीज़ बहुत ओवर प्रोटेक्टेड है, ये ना हो, हल्के सा नज़र जुकाम होगा तो वो फौरन से डॉक्टर के पास ही पहुंचेंगे, वैक्सीनेशन भी उसकी बड़ी टाइमली होती है। सेकेंड थर्ड एंड कंसेक्यूटिव जो बच्चे होते हैं उसमें मदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, उसे पता होता है कि इसके साथ मैंने ये किया था, हर बच्चे में थोड़ा बहुत चेंज होता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपने कहा चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे जॉइंट फैमिली हो, हर बच्चे का मिजाज थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हर बच्चा, बहुत सी पेरेंट्स आके हमसे कहते हैं हमारा ये वाला बच्चा तो ऐसा नहीं था, इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या इसके साथ ये ईटिंग हैबिट्स है, तो फिर हम हर बच्चे पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनको यही समझाते हैं कि हर इंसान अपनी एक नेचर के साथ पैदा हुआ है। अगर हम अपनी बात करें, हम अपने बहन भाई सब एक जैसे नहीं होते, तो जब एक वैसे अल्लाह मैंने एक घर में एक माँ बाप से एक जैसे बच्चे पैदा नहीं हुए तो हम सबको नेचर भी एक जैसे नहीं होती, तो आपको कंपेयर करना नहीं चाहिए। हर बच्चा नेचुरल डिफरेंट लेकर पैदा होता है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है और उसके अंदर एक अपनी खूबी होती है, सही हमें वो खूबी आइडेंटिफाई करनी होती है। वो जो हम लोग वही वाली बात, हम एशियन कॉन्टिनेंट वाले काम नहीं करते, हम कहते सारे बच्चे एक से होने चाहिए, सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ना चाहिए, तो अगर एक दफा अम्मी ने कहा तो सबको वही फॉलो करना चाहिए। अगर एक के घर में सारे बच्चे ऐसे, और अगर एक बात नहीं मान रहा तो वो निकम्मा है, वो नालायक है, इवन कॉम्प्लेक्शन बात नहीं मान रहा। मैं आपको ये तक बताऊं, इवन कॉम्प्लेक्शन तक पे लोग डिस्कशन करते हैं हमसे, न्यूबॉर्न आते हैं कहते हैं ये तो गोरा पैदा हुआ था और इसका भाई इस तरह का है, या ये शुरू में गोरा था अब नहीं, तो हम उससे कहते हैं अल्लाह में, मैं तो अपने हर पेशेंट से कहती हूं। तो आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो जब वो दादी के साथ आते हैं और खातून भी आती हैं, तो जब बात करना ज़्यादा आसान होता है या नानी के साथ जब आ रहे होते हैं, दोनों के साथ आसान होता है? मुझे लगता है कि हमें देखें एक्चुअली थोड़ा सा हमें लेवल ऑफ कंफर्ट पे जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, क्योंकि देखें हर इंसान का अपने पर्सनालिटीज़ होती है, तो हम पूछ लेते हैं कि आप किसके साथ आए, और फिर हम काउंसलिंग करते हुए चीज़ों को रखते हैं, मद्देनजर रखते हुए बता देते हैं। अच्छा, जब हम काउंसलिंग करते हैं ना उससे भी पता चल जाता है, बहुत से ग्रैंड पेरेंट बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं और बहुत सी मदर्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अच्छा, मुझे तो लगता है कि फादर भी अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, मदर्स क्योंकि वो वाली बात है हर तरह का प्रेशर लेकर वो आई भी होती है, उनके पास सराउंडिंग प्रेशर भी होता है, सोशल प्रेशर भी होता है, अपना पेरेंटिंग का प्रेशर भी होता है, तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली फर्स्ट मदर। सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि अच्छी पेरेंटिंग साबित करना ना एक खातून का ड्रीम बन जाता है उस टाइम पर, कि भाई लोग मेरे ऊपर बातें नहीं बनाएं, लोग ये कहें कि मैं अच्छी पेरेंट हूँ, मैं अच्छी मदर हूँ, मैं ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। इस चक्कर में जो है वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो रही होती है। अच्छा, ये बताएं जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं इनकी कैसे केयर करनी चाहिए और क्या इनके लिए मतलब SOPs क्या होते हैं, इनको किस तरीके से चाहिए? देखिए, प्री मैच्योर प्री टर्म बेबीज़ होते हैं, एक्चुअली हमारे 35+ वीक्स प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स होते हैं, 37 वो जो होते हैं वो टर्म बेबी होता है। अब प्री टर्म के भी बहुत से होते हैं, अर्ली प्री टर्म, मिड प्री टर्म, लेट प्री टर्म, तो उस हिसाब से होता है। फिर उसका जो बर्थ वेट होता है उसके हिसाब से जब बच्चा पैदा होता है तो फिर हम काउंसलिंग करते हैं। यूजुअली प्री टर्म्स के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनको वही बात है, बॉडी मास कम होता है, वेट कम होता है, उनको हाइपोथर्मिया जिसको कहते हैं कवर करना होता है, बहुत रैपिंग किस तरह से की जाती है बताते हैं। वेट गेन उनका कम हो रहा, मतलब बर्थ वेट कम होता है, तो हम उनका रैपिड वेट गेन कराना होता है, तो हम मदर्स को बताते हैं कि फ्रीक्वेंट स्मॉल फीड्स, उनके स्पेशलाइज्ड फार्मूलाज होते हैं वो देना होते हैं। वैक्सीनेशन चाहे प्री टर्म हो टर्म हो, स्टार्ट पे वही हो जाती है, अनटिल अनलेस बच्चा बहुत ज़्यादा सिक है, उसका कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, तो हम बच्चे को उस तरह से लेके चलते हैं। लेकिन बस एक बात जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये होता है कि प्री टर्म, क्योंकि शुरू में जो बच्चे का बर्थ वेट होता है वही उसका वेट गेन लीनियर ग्रोथ को जो होता है वो प्रोपेगेट कर रहा होता है, यानी उसको बता रहा होता है। तो प्री
प्री टर्म बच्चे शुरू में 2 साल तक हम उनका अगर वेट कम होता है तो हम उसको उसका ग्रोथ चार्ट अलग होता है, उसी हिसाब से लेके चलते हैं। उनको आम बच्चों से हम कंपेयर नहीं करते। डेवलपमेंटली उनको देखना ज़रूरी होता है। अगर प्री टर्म कोई ऐसा है जो बहुत लो प्री टर्म है तो उसमें उसकी कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होती हैं, भले से वो नॉर्मल भी हो, जैसे आई एग्जामिनेशन है, हेयरिंग है, ये हमें करवानी होती है, हम मदर्स को बताते हैं। क्योंकि अगर बहुत से ऐसे प्री टर्म्स हमारे पास आते हैं कि अगर आई एग्जामिनेशन नहीं हो, क्योंकि वो फिर डेवलपमेंटली डिले हो जाती है तो फिर आपको विजन लॉस हो जाता है प्री टर्म में, तो वो आपको बताना होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बच्चों को, जैसे थायराइड वगैरह, इसका हमें इवैल्यूएशन बहुत सारे टेस्ट करवाने होते हैं, पड़ते हैं। नॉर्मल में भी होता है लेकिन प्री टर्म में हम विजिलेंट हो जाते हैं ना, क्योंकि वो माँ के पेट में जो चीज़ें उसको मिलनी थी वो नहीं मिले, उसने दुनिया में आके खुद एफर्ट करनी है। तो हम ये कहते हैं कि जो टाइम उसने माँ के पे, वो हम वीक्स को काउंट करके पेरेंट्स को बता देते हैं कि अब इस टर्म पे अब तुम्हारा बच्चा जो है ये टर्म हो गया, अब ये समझो डिलीवर हुआ है, तो अब इस वक्त ऑनवर्ड्स आपने काउंट करना है इसका। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया दुरेश अबार हमारे शो पर आई और आज हमने ढेर सारी बातें की और ढेर सारी बातों में आज हमने जो है वो सारी ये भी पूछ लिया कि जी वालिदाएं जो आती हैं वो क्या क्या शिकायतें लेकर आती हैं। आई होप सो कि ये जो हमारा सेशन था ये बड़ा यूज़फुल होगा आपके लिए और आपको पता होगा कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की जो है वो गर्मियों में स्पेशली केयर कर सकते हैं, ओवरऑल भी। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और वो बड़ा ज़रूरी टॉपिक है और वो है दांतों की सफाई और आप किस तरीके से अपने दांत जो है वो साफ़ रख सकते हैं। और ये जो दांत हैं अगर ये साफ़ ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि जी अपने दांतों की केयर किस तरह की जाए और इस हवाले से हर बंदा ही कंसर्न होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो अभी जैसे ही मैंने जिक्र किया होगा ना कि हम बात कर रहे हैं कि जी दांतों की कैसे केयर की जाए और किस तरह से आप अपनी ओरल हाइजीन जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो यकीन करें बहुत सारे लोगों के जहनों में कई सारे सवाल पॉपअप होंगे कि हमें भी ये जानना है, हमें भी ये पूछना है। तो बिल्कुल, अगर आपने कुछ जानना है तो यू कैन कॉल अस। थोड़ी सी देर में स्क्रीन पे हमारा नंबर शो होगा जिसमें आप कॉल कर सकते हैं और अपने दांतों की जो कंसर्न्स हैं, आपके जो दांतों के इश्यूज़ हैं उसके हवाले से आप डॉक्टर अली को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर अली, ये बताएं कि कॉमन कंप्लेन क्या होती है लोगों की जब आते हैं आपके पास कि जी हमें दांतों में दर्द है या दांत पीले हैं या कीड़ा लग गया है? क्या पहले कॉमन कंप्लेंट्स के ऊपर बात करेंगे फिर उसके बाद? देखिए, मैं बाहर भी प्रैक्टिस कर चुका हूँ और डिफरेंस पाकिस्तान के पेशेंट्स में और बाहर के पेशेंट्स में ये होता है। हमारे पास पेशेंट आता है शायद इक्का दुक्का दूसरा है, अदरवाइज 99% लोग दर्द से आते हैं। दांत के दर्द से। नाउ इसका मतलब पानी सर से ऊपर जा चुका है। दर्द से आना मतलब पानी सर से ऊपर चले गया। अच्छा, सही। तो अब उसका मतलब सही कह रहे हैं, वैसे हम सारे ऐसे ही हैं। तो अब आप डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब आपको दांत में दर्द होता है, वरना नहीं जाते। तो और बाहर डायनामिक्स अलग है। बाहर पेशेंट आके कहता है कि मैं मुआयने के लिए आया हूँ, कंसल्टेशन के लिए आया हूँ, इट वाज ड्यू। 6 महीने से मैं डेंटिस्ट के पास नहीं गया था तो अब मेरा ड्यू हो गया था, मैं इसलिए आया हूँ। लेकिन हमारे यहाँ डिफरेंट है। अब दांत के दर्द से आना, उसका मतलब यह है कि उसने कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ सुननी है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड कॉस्ट। यस, ऑब्वियसली। क्योंकि डेंटिस्ट का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले जो है वो बहुत सारे पैसे ऐसे ऐसे करके बन जाते लोगों के कि भाई अब ये खर्चे वाली बात सामने आ गई है। हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत महंगे, यकीन करें डेंटिस्ट पाकिस्तान में बहुत महंगे, बहुत बेरहम लोग हैं वाकई में। अगर बिल्कुल भी आप लोग ना ऐसा नहीं होता कि कोई डेंटिस्ट के पास गया हो और वो बंदा वापस आया और उसने कहा जी मैंने बड़ा खुश हूँ, बड़े सस्ते में मेरा काम हो गया। नहीं जी नहीं, अगर आप ट्राई करते जाएंगे यू विल हैव एक्सपेंसिव डेंटिस्ट। हाँ, कॉस्ट की वजह सबसे पहले डेंटल की पढ़ाई जो महंगी है, ठीक है। नंबर 2, अगर स्पेशलाइजेशन की हुई है तो बाहर की पढ़ाई महंगी है। नंबर 3, अगर सामान साफ, क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल का प्रॉपर पालन किया जाए और उसके बाद अगर इलाज किया जाए तो वो महंगा है। सही है। उसके बाद उसने अगर डेंटल क्लिनिक अच्छा बनाया है तो उसके स्टाफ के पैसे, उस एनवायरनमेंट के पैसे, ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब सारी चीजों के पैसे जो हैं बस आवाम पूरे पेशेंट से ऑब्वियसली हम चार्ज करेंगे सर। दीस आर कॉल्ड सर्विसेज। ये पहले सच्चे डॉक्टर आए जो सच्ची बात की है, वरना लोग कहते हैं जी ट्रीटमेंट महंगा है। उन्होंने वहाँ से शुरू किया कि मेरी पढ़ाई, फिर स्पेशलाइजेशन, फिर वो सारा सेटअप। चले लेट्स सी कि हमारे मुल्क में भी जो है वो डेंटिस्ट्री के ऊपर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ ही दे दे इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो किसी तरीके से भी फैसिलिटेट करे, बट आवाम को फैसिलिटेट करे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या करना चाहिए अगर किसी के दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं और वो ये कंप्लेन लेके आता है कि मुझे दांतों में ठंडा गर्म ये सारा कुछ लग रहा है? देखिए, पीले और ठंडा गर्म थोड़ी सी दोनों अलग चीज़ें हैं। हाँ। पीले होना मतलब ये है कि या फिर उसकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इंटेक ज़्यादा है पेशेंट का,
या फिर स्मोकिंग है, ठीक है जी, तो इस केस में तो उन्होंने सफाई पार्शली करवानी है, जिसमें डेंटिस्ट मेक श्योर करेगा कि उसके दांत ना घिसे और सफाई हो, ठीक है। दूसरा, ठंडा गर्म की कंप्लेन की वजह ये होती है कि उसके मसूड़े रिसीड हो रहे हैं, यानी कि नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, अगर ऊपर के दांत हैं, और उसकी जो जड़ें हैं वो एक्सपोज हो रही हैं। तो वो जड़ें एक्सपोज होने की वजह गंदगी का जमा है दांतों और मसूड़ों के बीच में, जिसकी मेन वजह यह है कि डेंटल विजिट ना जाना, सफाई ना करवाना डेंटिस्ट के पास जाके, और तीसरा पुअर ब्रशिंग टेक्निक। ये तीनों चीज़ें मिला के मसूड़े और दांतों के बीच में गंदगी जमा करती है। सही। तो इसीलिए आपने डेंटिस्ट के पास जाके मसूड़ों की सफाई करवानी है, ताकि वो गंदगी हटे और मसूड़ों को वजन ना दे और वो रिसीड ना करें। या फिर एक और वजह ये हो सकती है कि हम जो रगड़ के दांतों को साफ करते हैं, एब्रेसिव टेक्निक से सारा गुस्सा जो दांतों पे निकालते हैं, हाँ। तो उस वजह से भी रूट्स जो जड़ें वो मसूड़े जो हैं वो रिसीड करते हैं। अच्छा। और रिसीड होने के बाद फिर वहाँ पर ये होता है कि वो दांत क्योंकि बेपर्दा हो जाता है, मसूड़े उनको पर्दे देते हैं, राइट, बेपर्दा हो जाता है, और जब पानी लगता है या फिर गर्म चीज़ लगती है तो फिर वो एक करंट सा उठता है और फिर सेंसिटिविटी की कंप्लेन। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अभी जैसे आपने कहा कि ब्रश लोग बड़ा रगड़ करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मसूड़ों का उनको इशू शुरू हो जाता है। दांत कैसे साफ़ करने चाहिए, उसके बाद फिर ये बात करेंगे कि भाई जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, वो बेचारे अगर दिन में 3 टाइम भी ब्रश कर रहे हैं तो उनके दांतों का जो येलो लेयर होती है या पीलापन होता है वो नहीं जाता। पहले तो ये बताएं ब्रश कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है, और फिर उसके बाद कि अगर किसी के दांत अब बर्बाद हो ही गए हैं तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। ब्रशिंग का प्रॉपर टेक्निक ये है कि आपने सर्कुलर मोशन करना है। ये अगर आपके दांत हैं तो आधा आपने ब्रश मसूड़े पे रखना है, आधा दांत पे रखना है, एंड सर्कुलर मोशन अच्छा, ऐसे करके और तमाम सरफेसेस, अंदरूनी सतह भी और बाहर की सतह भी, और पीछे के दांतों को भी आपने कवर करना है। अच्छा, एक तो ये है, और ये इसकी जो ड्यूरेशन होता है वो समटाइम्स इट हैपेंस कि जब आप पीछे के साइड पे ब्रश कर रहे होते हैं तो वो यहाँ मसूड़े के ऊपर भी लग रहा होता है, तो बहुत सारे लोग उस वजह से भी नहीं करते कि ये लगेगा तो फिर उधर वो सेप्सिस सी बन जाती है, और फिर वो फिर मैं कह रहा हूँ कि वो जो जेंटल प्रेशर आपने देना है, आपने घिसना नहीं है, आपने जेंटल प्रेशर देना है, और मसूड़े और दांतों को दोनों को कवर करना है। यही वजह है कि हम जब पीछे की दांतों को नहीं करते तो मेनली पेशेंट फिर अकलदाड़ की कंप्लेन से आता है कि मुझे वहां पर दर्द हो रहा है, क्योंकि वहां पर फूड इंफेक्शन होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ ब्रशिंग के साथ साथ फिर फ्लॉस है, इंटरडेंटल ब्रशेस हैं, वाटर फ्लॉस है, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि आपने अपने डेंटल किट का हिस्सा बनानी। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपने बताया कि ठीक है सर्कुलर में रख के जो है वो आपने ब्रश करना है। अब गंदे और बहुत येलो गुटके पान वाले दांतों का क्या इलाज है? ज़ाहिर है अब आप दांत तो अपने कितने चेंज तो नहीं करा सकते, उसी को साफ़ कर सकते, ये इज़ इट पॉसिबल कि वो क्लीन हो जाए? देखें, अब जैसे फंके से लटकना है, पुल से गिर जाना है, ये सुसाइड के ज़ुमरे में आता है ना। तो मैं गुटके को भी सुसाइड के ज़ुमरे में, अगर वो बंदा अपनी ज़िंदगी से हार चुका है तो फिर वो गुटखा लेना शुरू कर दे, सुपारी, पान छालियाँ लेना शुरू कर दे, तो वो 4-5 साल में उसको रिजल्ट उसका नजर आ जाएगा। और अगर जेनेटिक्स पीछे हेरिडिटी उसकी ऐसी है कि उसके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ हुआ है तो फिर तो तैयार हो जाए, वो तैयारी पकड़ ले कि उसके मुंह का कैंसर उसको होना है। और मुंह के कैंसर की पहली अलामत ये है कि उसके जो ये म्यूकोजा है, जो अंदर के हमारे गाल होते हैं, जी, ये पतले होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हार्ड है, राइट, वो उसको खत्म करता है, थिन करता है। जो जब थिन करता है तो फिर हमें मसाला लगने शुरू हो जाता है। मसाले जो तिक्के चिक्के जो हम खाते हैं बाहर जाके, या हमें बारबेक्यू जो है ना, हमें मसाला लगना शुरू हो जाता है। तो फिर पेशेंट सबसे पहले अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब करता है, यानी कि जो स्पाइसी चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं यूजुअली, कराची के लोग वो फिर कम खाना शुरू करते हैं, और उसके साथ साथ मुंह का खुलना कम हो जाता है। तो जब मुंह का खुलना कम हो जाता है तो फिर फूड इंटेक उसका ख़राब हो जाता है। फूड इंटेक ख़राब होना शुरू होगा और मुंह का खुलना कम हो जाएगा, अंदर सफ़ेदी और लाल निशान छाले होना शुरू हो जाएंगे, एंड देन डेफिनेटली यू विल लीड टू ओरल कैंसर। और फिर ओरल कैंसर का ये है कि फिर आपकी टांगों से गोश्त काट के उधर लगाया जाता है, और फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म है। और उसकी प्रोग्नोसिस उस जो ट्रीटमेंट की है वो ऐसी है कि समझ लें कि 35% है, तो लोगों की जान भी जा सकती है। सही। तो ओरल कैंसर एक समझ लें कि ये वो चीज़ है जो हम खुद इनवाइट करते हैं कि आओ बैल मुझे मार। हाँ बिल्कुल, चलिए सही है, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं सवाल। सो कॉल कीजिए, बट इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो डॉक्टर अली इस वक्त हमारे साथ हैं और हम दांतों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। और दांतों की सेहत और दांतों का साफ़ रहना और आपकी जो ओरल हाइजीन है इसका प्रॉपर रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी ठीक है हमारी दाढ़ हिल रही है, या समटाइम्स लोग ऐसे बात कर रहे होते कि भाई अब हम इसको निकलवा देते हैं, अगर हम निकलवा देंगे तो डॉक्टर ने ये बड़ी कॉमन कंप्लेन है और बहुत सारे लोग आकर ये बात करते हैं और उस वजह से फिर वो नेक्स्ट विजिट ही नहीं करते डेंटिस्ट के पास। छोड़ो, बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। समहाउ अगर किसी की दाढ़ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो कहते हैं कि वो इस तरीके से एडजस्ट हुई हुई है जॉ लाइन के अंदर कि वो तो भाई पहले प्रॉपर एक्सरे होगा, फिर उसका वो प्रॉपर एक सर्जरी की सूरत अख्तियार करेगी और फिर वो निकलेगी। समटाइम्स होता है ना कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने कहा जी मुझे दाढ़ निकालनी है। अब जब उसने दाढ़ निकालनी शुरू की तो पीछे जो जॉ लाइन है या पीछे का जो आपका पूरा एक सेटअप है वो उस तरह से इंटैक्ट टू इंटैक्ट हुआ हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का केस ख़राब हो जाता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अब जो रिसेंट अगर आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करें ना तो कहते हैं ठीक है पहले आप एक्सरे कराएं, बहुत अच्छी बात है आप एक्सरे कराएं, बट अगर किसी के साथ ये प्रोसेस है और उसको इस लेवल पर आकर सर्जरी के लेवल पे जाना पड़ रहा है तो लोग फिर पीछे हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है जी खुद ही कीड़ा लगेगा और खुद ही जो है वो दाढ़ बर्बाद हो जाएगी, खुद ही फिर जब उसकी किरची किरची रह जाएंगी तो विल पुल इट आउट। ये वाला सारा सिनेरियो होता है। तो बात देखें इसमें आप इशारा कर रही हैं मेरे ख्याल से अक्ल दाढ़ की तरफ, अगर वो आखिर में जो क्योंकि अलाइनमेंट मोस्टली उसी दांत की उसकी गड़बड़ होती है, क्योंकि जॉ में जगह नहीं होती उस दांत की तो वो टेढ़ा निकलता है। ठीक है, अब उस केस में ये होता है कि एक्सरे इसलिए कराया जाता है कि कुछ ऐसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं नर्व इंक्लूडिंग नर्व जो उस जड़ के नीचे से गुजर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो डेंटिस्ट को उसको प्रिजर्व करना होता है इस नर्व को वाइल रिमूविंग दैट टूथ। सही। तो इसीलिए हम समझ लें प्रोफाइलेक्टली एक प्रिवेंटिव तौर पे हम वो एक्सरे करवाते हैं जिसको ओपीजी एक्सरे कहा जाता है, पूरे मुंह का एक्सरे होता है। ठीक है, अब आते हैं कि आप ये कह रही हैं कि हम ठीक है हम दांत को कीड़ा लगने देते हैं, फिर उसके बाद उसको ख़राब होने देते हैं, देन उसकी जो है ना रूट्स को फिर निकलवाएंगे। उसका ये नुकसान है, उसका ये नुकसान है वो जो कीड़ा उस दांत में लगा हुआ है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक कॉलोनी है। ठीक है, और हमारे मुंह में ओरल फ्लोरा है जो कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वहाँ पर अगर वो जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर एक्टिव फॉर्म में रहे, यानी क्योंकि जो कीड़ा है और इन्फेक्शन के साथ मिलके तो फिर वो आसपास वाले दांतों को खराब करते हैं। तो अब ये होता है कि वो एक दांत से दूसरा दांत खराब होता है और वो उसकी डिस्टल सरफेस यानी कि पीछे वाली सरफेस पे दांत के कीड़ा लगा हुआ होता है। पेशेंट को नजर नहीं आ रहा होता। सही। तो द मोमेंट वो जो खराब दांत है और वो जिसकी पिछली वाली सतह है वो उसको खराब कर चुकी होती है तो यहाँ दर्द होना शुरू होता है। फिर पेशेंट जाता है एक की जगह दो का इलाज करवाने। आपको आ रही बात समझ? बिल्कुल आ रही है। तो वो अब वो अच्छा अब जड़ें निकलवा दी तो अब उसके बाद ये होता है कि दांत शिफ्ट होना शुरू होते हैं। अल्लाह ने हमारे दांतों में एक ये क्वालिटी रखी हुई है कि वो मूव करते हैं, इसी वजह से ऑर्थोडोंटिक इलाज कामयाब है। राइट, तो वो आगे मूव करना तो इससे दांत टेढ़े भी हो जाते हैं, दांत टेढ़े हो जाते हैं, खाना फंसने की कंप्लेन होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले ही आप कीड़े का इलाज करवा लें, फिलिंग करवा लें। अगर आपका फिलिंग से स्टेज आगे बढ़ गया तो फिर रूट कैनाल की तरफ जाना होता है। सही। रूट कैनाल भी अगर आप नहीं करवा सके तो फिर दांत निकलवाना होगा। दांत निकलवा दिया तो फिर दो ऑप्शंस होते हैं, या ब्रिज लगवाना होता है या इम्प्लांट लगवाना होता है। सही। तो ये तमाम चीज़ें ये होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि जी अकल दाढ़ है, समटाइम्स इट हैपेंस विद डॉक्टर ऑल्सो कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है तो थोड़ा पेन बर्दाश्त कर लें या आप ये टैबलेट्स ले लें, लेकिन थोड़ा सुन कर लेंगी, बट यू नो लेट इट बी, निकलने दें अकल दाढ़ को। तो बहुत सारे लोगों को डॉक्टर भी ये मशवरा दे रहे होते हैं कि ना निकलवाएं अकल दाढ़ का ये है कि अकल दाढ़ अगर आपने किसी सर्जन को दिखाया और उसको लगा कि दांत टेढ़ा है और आगे वाले को टक्कर मार रहा है, आगे वाले जो प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे, तो फिर वो उसको निकलवाने के लिए ही जाएगा और निकलवाना उसका थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसेस होता है। लेकिन यह है कि अकल दाढ़ अगर टेढ़ी है, कीड़ा लग गया अकल दाढ़ में, टूट गई है, तो उसको निकलवाना बेहतर ऑप्शन है। चलिए जी, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं सिद्रा परवीन कराची से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी दाढ़ की रूट कैनाल हुई है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी कैपिंग भी हुई है। अच्छा। डॉक्टर ने मुझे जो माउथ वॉश वगैरह दवाइयाँ वगैरह जो दी है वो मैं सब चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। उसके बावजूद अब तकरीबन 2 से ढाई महीने बाद मैं ठंडा पानी पी रही हूँ तो मुझे लग रहा है। तो उसके लिए मुझे प्लीज़ बताएं मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, सिद्रा ने हमें कॉल की है और सिद्रा पूछ रही है कि इनकी रूट कैनाल हुई है, फिर कैपिंग हुई है, फिर 2 से ढाई महीने बाद जो है शी इज़ अगेन कंप्लेनिंग कि मुझको वो ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है, प्रॉब्लम। देखिए, रूट कैनाल के बाद ना दांत की सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं कम्प्लीटली। तो उसका मतलब रूट कैनाल जो उनकी हुई है
उसका एक्सरे करवा के चेक करना होगा कि कहीं कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई ट्रीटमेंट में, नंबर अच्छा, 1। सही। नंबर 2, मैं ये बार बार इसकी तबलीग करता हूँ कि अगर आपने रूट कैनाल करवानी है तो ये माइंड बना के करवाएं कि आपने कैप लगवाना है, क्योंकि रूट कैनाल के बाद दांत ब्रिटल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आपने उससे फंक्शन लेना है तो आपने कैप लगवाना लाजमी है, कैप लगवाना लाजमी है, अदरवाइज रूट कैनाल ना करवाएं, निकलवा देना। सही। अच्छा ये बताएं, गंदे पीले दांतों का क्या इलाज है? और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बार ब्रश करते हैं बट दे फील, और उनके सराउंडिंग में बैठे हुए लोग भी ये फील कर रहे होते हैं कि भाई इनके पास से बहुत स्मेल आ रही है, मगर बात वही होती है कि आप किसी को टोक तो नहीं सकते। और ये बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर अली कि बहुत सारे लोगों के मुंह से बहुत स्मेल आ रही होती है जो कि बाकियों के लिए भी जो है ना एक मुसीबत का बाइस बनती है। देखिए हेलिटोसिस कहते हैं इसको, बैड ब्रेथ सॉरी। तो उसका ये होता है कि बैड ब्रेथ के लिए सिर्फ मुंह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मुंह की सेहत रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अच्छा, वो कनेक्टेड टू जनरल हेल्थ एज वेल है। अगर आपको तेजाबियत है या दूसरी कोई GIT के दूसरे कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो रिफ्लेक्स की वजह से भी मुंह में बदबू होती है। और दूसरा अगर दांतों की वजह से, मसूड़ों की वजह से, तो वो जो मैंने आपको गंदगी का बताया था जो मसूड़े और दांतों के बीच में है वो अंदर की सतह पे, अंदरूनी सतह, वो येलो सभी कुछ होता है एग्जैक्टली, उसको कैलकुलस कहते हैं, यानी कि टाटर कहते हैं। टाटर, तो वो जमा होता है, तो आपने वो जाके डेंटिस्ट के पास से क्लीन करवाना है। मैं फिर रिपीट कर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप वो टाटर क्लीन करवाने जाएंगे या कुछ तो आपके दांत हिल जाएंगे। हाँ, दांत हिल जाएंगे, मसूड़े कमजोर हो जाएंगे, दांत आप हिला के जा रहे हैं, दांत आप हिला के जा रहे हैं। डेंटिस्ट का ये काम है कि उसने गंदगी को साफ करना है, भले आपके दांत हिल जाएं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, डेंटिस्ट का ये काम है, क्योंकि आप हिला के ही गए हैं, वो उन गंदगियों की बेस पे वो लगा हुआ है, वो दांत वहाँ पर है, डैमेज इज डन। आपने उन गंदगियों को इतनी इजाज़त दे दी थी कि उसने आपकी उस दांत की हड्डी को गला दिया है। तो जब दांत एक हड्डी के अंदर होता है, राइट, तो उस हड्डी जब, तो उसने तो हिलना है, सही। तो और एक हिलता हुआ दांत, फिर मैं आपको बताऊं कि वो जरासीम का एक पूरा एक थैली है। तो आपने अगर वो नहीं निकलवाया तो उसका एक ही काम है कि आसपास वाले दांतों को हिला दें। तो जो हिलता हुआ दांत है उसको तो फौरी तौर पे निकलवा दें। डिपेंड करता है किस लेवल की मोबिलिटी है। अगर मोबिलिटी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है तो उसको निकाल, ग्रेड 1 का इलाज किया जा सकता है। सही। चलिए जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं जामशेद से अयाज अली शाह बात कर रहा हूँ। मेरी डॉक्टर रिलेशन बात करनी है। जी जी कीजिए। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम, छा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह साईं। असल में मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि पुछणी आहे। मुंहिंजी नंढड़ी आहे 12 साल जी। जी जी। उनजे दंदनि जे अॻियां 2 दंद पिया उभरनि वॾा, उहे सूर पिया कनि, माना नंढा नंढा दंद पिया उभरनि अॻियां, उहे ॾाढो सूर पिया कनि। हाणे हुनजो छा हाल आहे थोरो काइंडली। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज। मुझे भी तो बताएं इसकी ट्रांसलेशन क्या, सवाल क्या पूछा है उन्होंने, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं। आई एम नॉट अ सिंधी स्पीकर, बट वो क्योंकि मैं जिन इलाकों में प्रैक्टिस करता हूं तो सिंधी पेशेंट्स आते हैं, तो हमें कुछ सिग्निफिकेंट वर्ड्स पता चल जाते हैं। वही सवाल बताएं। वो ये कह रहे हैं कि दांत में दर्द है मुझे, तो उसका इलाज मुझे बता दें। देखिए, दांत में दर्द, इसका मतलब ये है कि जो वहाँ की जो नस है, दांत की जो नस है, वो इन्वॉल्व हो चुकी है। तो अब अगर किसी भी दांत में दर्द है तो उसके 2 इलाज हो सकते हैं। प्रिवेंटिव यानी कि जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो ये है कि रूट कैनाल करवा के कैप लगवा देना। ठंडा गर्म अगर लगता है ना तो उसका इलाज फिलिंग से किया जा सकता है। लेकिन अगर दांत में तकलीफ हो जाए तो उसका मतलब वहाँ की नर्व इन्वॉल्व हो गई है, और उस नर्व को साफ करके फिर कैप लगाना होगा, जिसको रूट कैनाल कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ब्रश दिन में कितनी दफ़ा करना चाहिए? क्या आपने कुछ भी खाया है तो आप खा के फ़ौरन से ब्रश करें, या क्या, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ब्रशिंग का जो एक यूनिफॉर्म एक पॉलिसी है या फिर एक जो एक उसूल है वो यही है कि 2 टाइम करना है। अच्छा। रात को सोने से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, और सुबह नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। क्योंकि रात की जो ब्रशिंग है उसकी फौज लड़ रही होती पूरी रात, जो हमने फौज दी है अपने मुंह को, वो लड़ती है पूरी रात। लेकिन फिर हमने सुबह जब नया अटैक किया उन पर खाना खा के, यानी ब्रेकफास्ट करके, तो उसके बाद दोबारा से हमें फौज को बढ़ाना पड़ता है और नई ब्रशिंग करनी पड़ती है। और जब उसका ये है कि अगर आपने डेंटल किट, जैसे हमारे वेस्ट में है कि डेंटल किट कैरी करते हैं, जैसे खवातीन मेकअप कैरी करते हैं, इस तरीके से डेंटल किट कैरी करते हैं। तो काम के दौरान अगर जब भी आपने कोई चाय वगैरह पी लिया, कुछ कर लिया, तो आपने माउथ वॉश के छोटे छोटे डब्बे अपने पास रखे हैं, और आपने उसे आपने रिंस कर लिया, ताकि आपके मुंह इंगेज रहे, ओरल हेल्थ की आपने आप चाहे काम पे भी हैं, कहीं पर भी हैं, तो वो आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं, और आप
जो छोटे छोटे बॉटल्स के अंदर जो है, हाँ इंक्लूडिंग फ्लॉस, छोटे छोटे बॉटल्स के अंदर आप माउथ वॉश जो है वो रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, आप हमारे शो पर आए एंड आई होप सो कि आज का जो हमारा शो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं और इंस्टाग्राम पर आप जो हमें फीडबैक देते हैं स्पेशली वो सारा फीडबैक ऑब्वियसली उसके लिए बहुत शुक्रिया, इतना सारे प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे शो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए, पसंद करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।